Good morning. Please let me know if I am audible or not. Just type in the chat box yes or no. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Chetali. Good morning. इट्स चेताली और चेटाली, मतलब मुझे मुझे आइडिया नहीं है, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कुछ टाइम से। हाँ सर, चैताली। चेताली तो है ना? हाँ। ओके ठीक है, मुझे लगा कहीं मैं गलत नाम तो नहीं ले रहा हूँ। ओके ओके ठीक है। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड ओके, आई बीन रिकॉर्डिंग दिस। एक्चुअली द थिंग इज़ कि जो क्लास रिकॉर्डिंग्स जो है ना, मतलब दे आर ऑलरेडी अवेलेबल, ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द यूट्यूब, लेकिन उसको मैंने प्राइवेट करके रखा हुआ है। जो मैंने बताया ना कि क्लास मतलब पूरा कोर्स एंड होने के बाद में आई विल बी शेयरिंग दैट प्ले लिस्ट विथ यू। तो द थिंग इज़ कि उसमें नी कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्थो के जो क्लासेस है उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रॉपर से मतलब अच्छे से नहीं हुई थी, प्रॉपरली नहीं हुई थी। तो इसलिए आई एम रिकॉर्डिंग दीज क्लासेस अगेन। बाकी जो क्लासेस है वो तो पहले से उसमें अपलोडेड है, तो वो आपको वैसे मतलब वो ठीक से मिल जाएगी। लेकिन ये वाले जो क्लासेस है, ये वाली मैं साथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि उसको फिर मैं रिप्लेस कर पाऊँ इस वाले से। ओके, चलो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद दिस। कल हमने बरसा वगैरह या मेनली हमने कल स्ट्रक्चर्स की बात कर ली थी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन काइनेमेटिक्स, है ना, ऑफ ऑफ द टीबियो फिमोरल जॉइंट मेजरली, है ना। तो अभी हम टीबियो फिमोरल जॉइंट की बात करते हैं। अभी हमारा बचा है अच्छा खासा टीबियो फिमोरल जॉइंट के फंक्शंस एंड ऑल, एंड उसके बाद देन वी विल जंप ओवर टू द पटेलो फिमोरल जॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, talking about the tibiofemoral joint, okay, here we know like majorly the tibia is flat, but because of the meniscus we see na, that the tibia shows the concavity, and then we can say that the distal femur has got these condyles which makes it convex, and that's why by using the concave convex tool we can say that the or we can say that the femur shows the all the functions of a convex bone, and the tibia shows all the functions of a concave bone, है ना। नाउ द थिंग इज कि नी जॉइंट में दो चीज़ें आती है, या तो इसमें इस तरह से रहता है जैसे हमने कल भी बात करी थी, वेदर द पर्सन इज़ इन वेट बेयरिंग और इन नॉन वेट बेयरिंग। दोनों सिचुएशंस में हम अलग अलग बोन की मूवमेंट्स की बात करेंगे, बट इवेंचुअली मूवमेंट सेम हो रही है। द थिंग इज़ कि सबसे पहले अगर हम बोलते हैं नी एक्सटेंशन हो रहा है, तो नी सर, your एक्सटेंशन। voice is breaking. माई वॉइस इज ब्रेकिंग, गिव मी सेकंड, हाँ सर। गिव मी सेकंड। इज इट बेटर नाउ? Yes, sir. ओके, लेट मी जस्ट टर्न ऑफ माई कैमरा। अगर ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कर लेता हूँ। अभी मैं फ़िलहाल बंद रखता हूँ मैं। ओके, सो द थिंग इज़ कि ओके, अच्छा ये डज एनीवन नो कि जूम पे आई थिंक 45 मिनट्स का आई थिंक सेशन मिलता है ना, ऐसा कुछ है। मतलब मैंने एक आध कुछ जूम मीटिंग वगैरह अटेंड करी है, लेकिन उसमें मैंने देखा कि 45 मिनट्स के बाद में उनको फिर से लिंक सेंड करना पड़ता है ज्वाइन करने के लिए। आई डोंट नो कि मतलब वो हमेशा ऐसे ही होता है कि क्या क्या सीन है उसका। गूगल मीट पे इतना कुछ है नहीं, मतलब इतना कुछ देखना नहीं पड़ता, तो आई थिंक तभी मैं इसको प्रेफर करता हूँ। बट इसमें गूगल मीट प्लेटफॉर्म पे ये वाला प्रॉब्लम है स्टार्टिंग में, बट इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो द थिंग इज़ कि here we were talking about the thing that we need to see whether the person is in weight bearing or in non weight bearing, है ना। तो if the person is in weight bearing, this we have talked about. When the person is in weight bearing, तो in that case we need to say that the tibia is stable, tibia उस टाइम पे stable होगा, and the femur will show the movements. इसका अपोजिट, इफ द पर्सन इज ए नॉन वेट बेयरिंग, तो इन दैट केस द फीमर इज सपोज टू बी स्टेबल एंड द टीबिया इज सपोज टू बी शोइंग द मूवमेंट्स। तो उसका एग्जाम्पल हो सकता है व्हेन द पर्सन इज इन द स्टैंडिंग पोजीशन, और जब पर्सन स्क्वाटिंग एक्सरसाइज कर रहा है या स्क्वाट कर रहा है, तो इन दैट केस ऑफकोर्स द टीबिया इज स्टेबल, पर्सन टीबिया के ऊपर वेट बेयर कर रहा है, एंड द फीमर इज शोइंग द मूवमेंट।
तो फीमर अपना फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो भी मूवमेंट है वो शो कर रही है। एंड इसके अलावा हमने जो कल स्टार्टिंग में बात कर रही थी दैट दीज बोन्स ऑल्सो शो एक्सियल रोटेशन ना, तो एक्सियल रोटेशन की भी बात अभी हम करेंगे थोड़ी देर में। तो वो एक्सियल रोटेशन हमें उस बोन में देखने को मिलेगी विच विल बी फ्री टू मूव। जो स्टेबल वाली बोन होगी, जैसे वेट बेरिंग में टीबिया स्टेबल है, तो ऑफ कोर्स इट वोंट बी शोइंग एनी काइंड ऑफ एक्सियल रोटेशन। लाइकवाइज इसका अपोजिट हम बोल सकते हैं व्हेन द पर्सन इज ए नॉन वेट बेरिंग, लेट्स से व्हेन द पर्सन इज sitting on a chair, या let's say if the person is performing knee extension exercise sitting on a quadriceps chair, so in that case when we ask the person to perform knee extension and flexion, so in that case we know that the femur is stable and the tibia is the mobile bone. So in that case we can say the flexion extension is being performed by the tibia, and also we can talk about the rotation of the tibia, and we don't need to talk about the rotations of the femur in that case ना, हमें उस केस में टीबिया का मीडियल एंड लैटरल टॉर्शन या मीडियल एंड लैटरल रोटेशन की बात करनी है, फीमर की बात नहीं करनी है व्हेन द पर्सन इज इन नॉन वेट बेरिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ कि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पे इट इज़ सेइंग इज इन दो सिनेरियोज में, इट इज़ सेइंग दैट ड्यूरिंग फ्लेक्शन द फीमर मूव्स like it glides anteriorly and it rolls posteriorly. Likewise, knee extension के time पे it is saying that the femur it glides posteriorly and rolls anteriorly. First of all, my question is कि what do you think this person is in weight bearing or in non weight bearing? इन दोनों सिनेरियोज में जहाँ पे we are talking about the movements of the femur, not the tibia. Weight bearing. Of course this person is supposed to be weight bearing, and हमें लगता है कि ये person स्क्वाट कर रहा होगा इस पोजीशन में, यहाँ पे स्क्वाट डाउन कर रहा होगा, एंड यहाँ पे वापस द पर्सन इज कमिंग बैक टू द इरेक्ट पोजीशन। यस और नो? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो इट मीन्स दैट बाय हैविंग अ लुक एट दीज टू डायग्राम्स वी कैन से दैट दिस पर्सन इज बाउंड टू हैव दिस पर्सन इज बाउंड टू बी इन अ वेट बेरिंग position, and here that is the reason why we are talking about the movements of the femur over tibia and not the tibia over femur. अब इसमें इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि हम ये जनरली एक टर्म यूज़ करते हैं दैट ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन देर इज़ एंटीरियर ट्रांसलेशन, है ना, एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज़ ACL जिसके ऊपर ज़्यादा टॉटनेस आता है। द थिंग इज़ कि हम ये सेंटेंस पूरा करने की ज़रूरत है दैट ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन देर इज़ एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टीबिया ओवर स्टेबल फीमर, एंड एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टीबिया ओवर स्टेबल फीमर कब होगा? व्हेन द पर्सन इज इन नॉन वेट बेरिंग, ठीक है। तो ऑलवेज देर इज एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टीबिया ओवर स्टेबल फीमर ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन व्हेन द पर्सन इज इन नॉन वेट बेरिंग, इसकी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। बट द थिंग इज कि जब भी नी एक्सटेंशन हो रहा है हमेशा देर इज ACL जो कि मैक्सिमम टाउटनेस में आ रहा है, एंड ऑलवेज देर इज PCL जो कि नी फ्लेक्शन के टाइम पे मैक्सिमम टाउटनेस में आ रहा है। तो इट डजेंट मैटर कि वेदर द पर्सन इज इन वेट बेरिंग और इन नॉन वेट बेरिंग, हर बार हमेशा नी एक्सटेंशन के टाइम पे ACL will come into maximum tautness during knee extension, and the PCL will come under maximal amount of tautness during knee flexion. Doesn't matter whether the femur is showing the movements or the tibia is showing the movements, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हमें प्रिसाइसली बोन की मूवमेंट की बात करनी है, अगर मैं बोलता हूँ कि इफ़ द फीमर इज शोइंग द gliding movement, so in that case the person is supposed to be in a weight bearing position, and if the tibia is if I say that the tibia is showing the movement, in that case the person is supposed to be in a non weight bearing position. Okay, so first of all the thing is कि यहाँ पे we can talk about this thing ना। Okay, so here we can talk about the concave convex rule. So this is the convex bone, which one? The femur. The femur is supposed to be the convex bone and the tibia is supposed to be the concave bone. First of all, we are talking about the weight bearing scenario. तो weight bearing के time पे, in case of weight bearing, we can say when the person squats down, जब person squatting कर रहा है and नीचे की तरफ जब move कर रहा है ना, in weight bearing, तो in that case the tibia is stable and the femur is moving. तो जब person knee flexion कर रहा है, तो this is the anterior side, this is the posterior side. When the person is performing knee flexion, तो कैन anyone tell me, like having a look at the movement of the femur का ट्रांसलेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? दिस इज द एंटीरियर साइड एंड दिस इज द पोस्टीरियर साइड. व्हाट डू यू थिंक? Anterior. हाँ, during flexion there is anterior translation of the femoral condyle, है ना, and that is what they are showing here, है ना. तो this anterior translation
इज ऑफ द फ्यूमरल कॉन्डाइल। यहाँ पे हमें टीबिया की कोई बात करनी है, कोई बात नहीं करनी है, बिकॉज दिस पर्सन इज इन वेट बेयरिंग, है ना। तो एंड ऑल्सो वी डोंट नो दिस दैट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्वेक्स बोन, तो कॉन्वेक्स बोन में इफ़ द शाफ्ट मूव्स इन वन डायरेक्शन, अगर नी फ्लेक्शन के टाइम पे शाफ्ट इज मूविंग पॉस्टीरियरली, then the articulating surface is bound to be gliding anteriorly, है ना। that is the property of a convex bone, concave convex rule के according, है ना। and likewise we can talk about this, when the person is performing knee extension, so in that case there is posterior, so there is the shaft of the femur moving anteriorly and the articulating surface of the femur that is translating posteriorly. Okay, so that is that, like these are the kind arthrokinematics that we can talk about. Likewise सेम चीज़ को हम उल्टे सिनेरियो में कर सकते हैं, when the person comes on a quadriceps chair and now if the person is performing knee extension and flexion, तो in that case of course कोई बताएगा during knee extension, first of all non weight bearing में कौन सी बोन मूव कर रही होगी, फीमर और टीबिया? टिबिया। टीबिया विल बी द मूविंग बोन, एंड इसका मतलब है व्हेन द पर्सन इज इन नॉन वेट बेरिंग, क्या हमें उस टाइम पे फीमर की बात करनी है? नहीं ना। उस टाइम पे वी आर सपोज टू टॉक अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द टीबिया ओवर स्टेबल फीमर, है ना। तो इसको पूरा सेंटेंस हम इस तरह से बोल सकते हैं दैट वी कैन टॉक अबाउट द मूवमेंट, द ग्लाइडिंग एंड द रोलिंग मूवमेंट्स ऑफ द टीबिया ओवर स्टेबल फीमर। तो इन दैट केस ऑफ कोर्स व्हेन द पर्सन, ये तो हमें पता ही है, व्हेन द पर्सन इज परफॉर्मिंग नी एक्सटेंशन, so in that case there is anterior movement of the shaft of the tibia, and of course being a concave bone, the shaft the articulating surface is also bound to translate anteriorly. During knee extension there is anterior translation of the tibia over stable femur during non weight bearing, or during knee extension there is posterior gliding of the femoral condyle over stable tibia in case of weight bearing scenario. Am I clear with these two situations? Yes or no? The thing is कि दो चीज़ें होती है, देखो मेनली आपका नी आ जाता है, एंड उसके अलावा ऑल द लंबर एंड द पेल्विक एंड द हिप जॉइंट। तो ये लंबर पेल्विक हिप वाला जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, एंड द सेकेंड थिंग इज द नी जॉइंट। तो ये दो चीज़ें हैं ना, ये दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनके ऊपर जो ऑल्ट्रेशन आते हैं दैट कैन बी बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर्स एज वेल एज बिकॉज ऑफ द डिस्टल स्ट्रक्चर्स। तो प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर के मूवमेंट की वजह से भी हमें पेल्विस एंड लंबर स्पाइन एंड हिप जॉइंट के ऊपर मूवमेंट देखने को मिल सकती है, या फिर वी कैन से कि हमें नी जॉइंट पे भी देखने को मिल सकता है, और वी कैन सी द सेम थिंग बिकॉज ऑफ द डिस्टल स्ट्रक्चर्स एज वेल, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द पर्सन इज इन वेट बेयरिंग और इन नॉन वेट बेयरिंग। ठीक है, तो इट कैन गेट ऑल्टर्ड, देन these complexes or these joints can get altered because of any alteration in the proximal structures or maybe in the distal structures, and that depends whether the person is in non weight bearing, तो in that case वहाँ पे proximal structures की वजह से होगा, if the person is in weight bearing तो in that case distal structures की वजह से alteration हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, I just want to yes, अगर आप लोग बोलना नहीं चाहते तो in that case you can just type in the chat box कि am I clear with this concept of weight bearing and non weight bearing? ठीक है, ओके। नाउ सो सिंस वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, तो यहाँ पे हमें इस चीज़ पे कभी कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार मेरा एक सीनियर से डिबेट हो गया था इस बात पे, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जाम। तो ही वाज सेइंग दैट ये जो एंटीरियर ट्रांसलेशन जो दिखाया गया है ये टीबिया का दिखाया गया है, बट ऑफ कोर्स वी नो कि यहाँ पे नी ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टीबिया कैसे मूव करेगा एंटीरियरली? देयर हैज़ टू बी एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ फीमर, there has to be anterior translation of femur during knee flexion, and for sure even though यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं पे आई थिंक, लेकिन ये हमें समझ आ रहा है दिस पर्सन इज सपोज टू बी इन वेट बेयरिंग, तभी तो टीवी स्टेबल एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द फीमर, है ना। एंड लाइकवाइज अपोजिट ऑफ दैट यहाँ पे नी एक्सटेंशन के टाइम पे, ओके। बट द थिंग इज कि दैट ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन देर इज PCL tautness and ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन देर इज ACL tautness, ओके। किसी ने एक टर्म सुना है दैट इज कॉल्ड एज टेरिबल ट्रायड। टेरिबल ट्रायड आई थिंक ऑर्थो में आता है ना, साथी सुना है? तो उसमें है ना, उसमें हाँ कुछ बोलना चाह रहे हो? टेरिबल ट्रायड ऑफ नी, उसमें से वो हो जाता है ना, मीडियल मेनिस्कस की इंजरी, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट MCL, हाँ, और ACL, ACL। हाँ, है ना। तो मोस्ट कॉमनली अगर आपको नी मतलब ACL अगर आपको टीयर देखने को मिलता है, तो देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि उस पर्सन में मीडियल मेनिस्कल इंजरी भी होगा एंड MCL इंजरी भी होगा।
तो एक मेरा फ्रेंड था, उसका उसका मैंने आई थिंक एक बार शेयर किया था आई थिंक यार नहीं। तो उसका जस्ट जो टेक ऑफ फेज से पहले उसने नी को कम्प्लीटली एक्सटेंड किया, मतलब उसमें टेक ऑफ फेज इन लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप वो कर रहा था एंड लॉन्ग जंप में जस्ट वो लाइन से पहले उसने जंप किया, लेकिन देर वॉज दिस एक्सियल रोटेशन ऑफ द नी एक्सटेंशन में था एंड देर वॉज एक्सियल रोटेशन एज वेल नी जॉइंट पे, तो वहाँ पे उसका वो साउंड बहुत तेज सुनाई दिया, मतलब वो एसीएल जो एकदम से ब्रेक किया ना, तो वो साउंड तो बाहर तक वो आवाज़ सुनाई दी गई थी। एंड उसके बाद में जब चेक किया गया था तो वहाँ पे एसीएल, इसके साथ में मीडियल मेनिस्कस की इंजरी हुई थी, एमसीएल बच गया था उसका। तो बट थिंग इज़ कि एसीएल एंड मीडियल मेनिस्कस एंड साथ में एमसीएल भी काफ़ी कॉमन इंजरी हम देखते हैं, तीनों की इंजरीज हमें एक साथ देखने को मिलती है। दैट इज़ कॉल्ड एज टेरिबल ट्रायड, है ना। टेरिबल मीन्स बुरा, मतलब कुछ खतरनाक सा, ट्रायड है ना। ट्रायड मीन्स तीन का ग्रुप। ओके, since we have talked about the movements of the femur and at the same time we have talked about the movements of the tibia, now let's talk about another this concept। यहाँ पे क्या है कि हम बात कर रहे हैं द फोर्स ट्रांसमिशन थ्रू एसीएल एंड थ्रू द पीसीएल। द थिंग इज़ कि देखो यहाँ पे हम इस चीज़ की बात नहीं कर रहे कि नी फ्लेक्शन एंड नी एक्सटेंशन के टाइम पे टॉर्टनेस मैक्सिमम किस में होता है। ऑफ कोर्स वी नो दैट कि ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन देर इज़ टॉर्टनेस मैक्सिमम इन एसीएल, है ना। नी एक्सटेंशन में जब होगा मैक्सिमल टॉर्टनेस इन एसीएल, एंड नी फ्लेक्शन जब या हाइपर फ्लेक्शन में जब जाएगा तो इन दैट केस देर इज़ मैक्सिमम टॉर्टनेस इन द पीसीएल। बट दैट डजेंट नेसेसरली मीन कि नी एक्सटेंशन के टाइम पे सिर्फ एसीएल में टॉर्टनेस, ऑफ कोर्स देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ टॉर्टनेस इन द पीसीएल एज वेल। ऑफ कोर्स उतना नहीं हो रहा है जितना एसीएल में हो रहा है नी एक्सटेंशन के टाइम पे, लेकिन देर इज सम सॉर्ट ऑफ टॉर्टनेस और सम सॉर्ट ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन through the PCL as well. Likewise, during knee flexion, we can say that of course there is maximal force transmission or maximal amount of tautness in the ACL, but along with that there can be some sort of force transmission or force present or tension that can be present in the ACL as well during knee flexion। तो उसी चीज़ के बारे में हमें बात करनी है। एंड द थिंग इज़ कि यहाँ पे मेनली वट टू टॉक हेयर कि हमें ये चीज़ डिस्कस करनी है कि हाउ these structures, the ACL and the PCL, how they contribute to the arthrokinematics, or we can say how they contribute to the anterior or posterior translation of femur or maybe translation of tibia during knee flexion and knee extension। जैसे हमने यहाँ पे बात करी ना knee flexion के टाइम पे सॉरी नी फ्लेक्शन के टाइम पे जब ये टीबिया जो है, टीबिया स्टेबल है एंड फीमर इज मूविंग, तो नी फ्लेक्शन के टाइम पे वी आर सीइंग दैट देयर इज एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ द फीमोरल कॉन्डाइल। तो नाउ द थिंग इज कि ये तो हमें समझ आ गया कि यहाँ पे एंटीरियर ट्रांसलेशन हो रहा है, लेकिन व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ फीमोरल कॉन्डाइल। क्या यहाँ पे हम बात कर सकते हैं व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द पोस्टीरियर ट्रांसलेशन ऑफ द फीमोरल कॉन्डाइल्स, उसकी भी तो हमें बात करने की ज़रूरत है ना। तो in this case in okay, so in this case we can see this during knee flexion, just a second, okay, so that the thing is ki during knee flexion first of all there is undoubtedly there is maximal tautness in the PCL, or you can say the tautness increases in the PCL and becomes maximum during complete knee flexion। but the thing is कि there is some sort of force transmission और यहाँ पे there is some sort of tension that is developed in the ACL as well। तो ACL में अगर हम tension develop होने की बात करते हैं तो in that case of course ACL is present somewhat like this ना, it is coming from the anterior part of the tibia, goes all the way upwards and gets attached to the femur, है ना। Likewise we can say हमारा PCL it comes from the posterior part of tibia and then goes upwards and gets attached, तो ऊपर की तरफ जा रहा है superiorly and goes a bit anteriorly as well, है ना। Okay, the thing is कि if we talk about the force transmission or the direction of force transmission through the ACL, तो of course it is supposed to be a bit inferior anterior ना, थोड़ा सा inferiorly and थोड़ा सा anteriorly along the path of the ACL के path के along हमारा force transmission या tension जो है वो transmit होगा through the ACL during knee flexion। Now the thing is कि if we want to divide this force vector into components, तो we can divide it into x component and a y component, है ना। एंड कुछ बताया क्योंकि मैंने इसको x component क्यों बोला एंड इसको y component क्यों बोला। x component जो होता है, x component is supposed to be parallel to the bone on which the structure is attached ना। जैसे हमने डेल्टॉइड की बात करी थी
deltoid is inserted or deltoid shows its action on the humerus. तो when the deltoid is showing its action on the humerus यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स डेल्टॉइड का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो तो हमारा एक इस डायरेक्शन में है, लेकिन इसका एक्स एक्सिस की अगर हम बात करते हैं दैट इज सपोज टू बी पैरेलल टू द बोन, है ना, पैरेलल टू द ह्यूमरस या पैरेलल टू द इंसर्टिंग बोन, एंड वाई कॉम्पोनेंट इज सपोज टू बी परपेंडिकुलर टू डैट, है ना. तो एक्स कॉम्पोनेंट इज पैरेलल एंड वाई कॉम्पोनेंट इज परपेंडिकुलर. एंड अगर आपको याद हो तो हमने ये भी पढ़ा था कि एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ डेल्टॉइड इज मच हायर देन द वाई कॉम्पोनेंट ऑफ डेल्टॉइड. याद है सबको? हमने ये पढ़ा था एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ डेल्टॉइड जो है, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ डेल्टॉइड इज मच हायर, मच मोर देन द वाई कॉम्पोनेंट ऑफ डेल्टॉइड ड्यूरिंग न्यूट्रल पोजीशन ऑफ द शोल्डर. ओके, एंड So, है ना, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी टॉक्ड अबाउट दिस कि हमने सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट का केस, मतलब हमने सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट जो कंडीशन होती है वो हमने डिस्कस किया था ना. एंड वी सॉ दिस कि मोस्टली जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके केस में लाइक दे स्ट्रेंथन द डेल्टॉइड, जहाँ पे एक्स कंपोनेंट की वैल्यू ऑफ कोर्स इट इज़ इंक्रीजिंग, एक्स कंपोनेंट बढ़ेगा काफ़ी ज़्यादा, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर नॉट वर्किंग मच अपॉन देयर स्टेबिलाइजर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर कैन बी ओवर राइडिंग, है ना, ओवर राइडिंग ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस. हेड ऑफ ह्यूमरस अपनी नॉर्मल जो पोजीशन है उससे स्लाइटली इट मूव्स अपवर्ड्स बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिविटी ऑफ द डेल्टॉइड, and because of that the subacromial space decreases which leads to subacromial syndrome, है ना. and that can be tested by performing painful arc test, है ना. painful arc syndrome अगर मिलता है in that case we can say that there might be impingement of the subacromial structures, है ना. तो ओके, तो लाइकवाइज तो ये तो मैं डेल्टॉइड पे आ गया, लेकिन द थिंग इज़ कि यहाँ पे अगर हम ACL की बात कर रहे हैं तो ACL ऑफ कोर्स जिस बोन के ऊपर ये अटैच्ड है उस बोन के पैरेलल जो कंपोनेंट बनेगा दैट इज सपोज टू बी द एक्स कंपोनेंट, एंड दिस वन इज सपोज टू बी द वाई कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द बोन ऑन विच इट इज अटैच्ड. तो कांट वी से कि ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन when the person is in weight bearing, first of all when the person is in weight, अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ इस पूरे कंसेप्ट को कि when the person is in weight bearing, in that case when the person performs knee flexion या फिर person squat down कर रहा है, तो इन दैट केस देर इज़ नी फ्लेक्शन दैट इज़ हैपनिंग. अब नी फ्लेक्शन के टाइम पे हमने पढ़ा था देर इज़ अलॉन्ग विथ नी फ्लेक्शन देर इज़ एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ द फेमोरल कॉन्डाइल एज वेल. तो कांट वी से दैट द वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द टेंशन दैट पासिस थ्रू द ACL ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन कैन बी वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ फेमोरल कॉन्डाइल. मैं फिर रिपीट करूँ सेंटेंस को. During knee flexion when the person is in weight bearing, during weight bearing knee flexion अगर मैं बोलूँ जहाँ पे tibia is stable and the femur is moving, so in that case when the person is performing knee flexion we know this thing that knee flexion के time पे there is anterior translation of femoral condyle, है ना. and okay, so we can see there is anterior translation of femoral condyle during knee flexion, and that is happening during weight bearing knee flexion जहाँ पे tibia stable है and the femur is showing the movement. So in that case if they ask you we can use this thing na ki during knee flexion there is this tension that is developed in the ACL as well, and the Y component of that resultant tension contributes to the anterior translation of the femoral condyle over stable tibial plateau. Yes or no? yes sir. ठीक है. तो ये क्वेश्चन अगर बन के आएगा ना, आई कैन गारंटी दैट ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स होंगे दे विल बी लाइक कि ये तो बुक से बाहर का क्वेश्चन पूछा गया, बट एक्चुअली दिस इज गिवन इन द बुक ओनली कि one of the contributing factors that contributes to the anterior translation of femoral condyle during knee flexion, and of course during weight bearing knee flexion, तभी तो हम फीमर की ट्रांसलेशन की बात करेंगे ना. तो during anterior translation we can see the Y component of the resultant tension through the ACL, the Y component, not the X one, the Y component that leads to the that contributes to the anterior translation of the femoral condyle during weight bearing knee flexion. And likewise we can say कि PCL में जो टेंशन डेवलप हो रहा है ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन, उसका जो एक्स कंपोनेंट है दैट कंट्रीब्यूट्स टू द पोस्टीरियर ट्रांसलेशन ऑफ द फेमोरल कॉन्डाइल ओवर स्टेबल टीबियल प्लेट्यू. नाउ द थिंग इज़ कि इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स का यही कन्फ्यूजन जो मैंने पहले भी बताया यही रहता है कि फ्लेक्शन के टाइम पे तो PCL टेंशन डेवलप हो रहा है एंड एक्सटेंशन के टाइम पे तो ACL में
टेंशन डेवलप होता है। द थिंग इज कि फ्लेक्शन के टाइम पे या हाइपर फ्लेक्शन के टाइम पे मैक्सिमम टेंशन पीसीएल में डेवलप हो रहा है, बट दैट डजंट मीन कि एसीएल में कोई टेंशन डेवलप नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स एसीएल के अंदर भी टेंशन डेवलप होगा एंड एसीएल के थ्रू भी हमारा फोर्स ट्रांसमिशन होगा, बट इट इज़ नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट। बट जितना भी फोर्स है या जितना भी टेंशन है इसके एसीएल के अंदर, उसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो वी कैन सी द वाई कंपोनेंट और यू कैन सी द एंटीरियरली directed component of the tension that is passing through the ACL that contributes to the anterior translation of femoral condyle during knee flexion, and this with this one of the PCL it contributes to posterior translation of femoral condyle during weight bearing knee extension. Are we clear with this concept? Yes Yes, or sir. no? ठीक है। तो इसमें आज के बाद में अगर आपसे कोई भी पूछता है तो लाइक व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच माइट कंट्रीब्यूट टू द ट्रांसलेशन, तो यू मस्ट नो दिस थिंग कि कौन से स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन यानी नॉलेज हमारे कहाँ पे काम आएगी? जब भी लेट्स से अगर पर्सन नी फ्लेक्शन वेटेड नी फ्लेक्शन कर रहा है या नी एक्सटेंशन अगर करना चाह रहा है, तो इन दैट केस इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन इन द रेंज ऑफ मोशन, तो वी माइट और वी कैन थिंक ऑफ दिस थिंग एज वेल ना एज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। पहले तो ऑफकोर्स हम बाकी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, वी नीड टू टॉक अबाउट द जॉइंट कैप्सूल, मसल स्ट्रेंथ एंड बाकी सब चीज़ें भी, लेकिन वी कैन इंक्लूड दिस थिंग एज वेल एंड ये भी मे बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है फॉर दैट। ओके, अलॉन्ग विद एक तो हमने ट्रांसलेशन की बात कर ली एंड इन दोनों केसेस में हमने वेट बेरिंग सिनेरियो की बात करी है। ठीक है, जहाँ पे फीमर इज showing the translation and the rolling over stable tibia, but that doesn't necessarily mean कि knee flexion के टाइम पे सिर्फ फीमर का ही मूवमेंट होता है। अगर पर्सन नॉन वेट बेरिंग में है तो उस केस में टीबिया विल मूव ओवर स्टेबल फीमर एंड नॉट द फीमर। आई थिंक वी आर ऑल क्लियर विद दीज मूवमेंट्स ना, एंड हमें ये कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल तो क्लियर है ना, यस और नो? कॉन्केव कॉन्वेक्स रूल को यूज़ करके आई थिंक वी कैन ईजिली फिगर आउट ना कि कौन सी बोन ट्रांसलेशन शो कर रही होगी। Yes, sir. ओके, ठीक है। नाउ देर इज अनदर थिंग, देर इज दिस थिंग दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन, बिकॉज वी हैव टॉक्ड अबाउट द मेनिस्काई एज वेल, तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन there is this deformation of the menisci posteriorly। हमने टर्म यूज़ किया था posterior horns and anterior horns, है ना? तो posterior horns of the menisci and the anterior horn of the menisci। the thing is कि posterior horn हमने एक ligament की बात करी थी कल which connects both the anterior horns of both the menisci, transverse ligament है ना? हाँ है ना, ट्रांसवर्स लिगामेंट। लाइकवाइज वी टॉक्ड अबाउट द कॉर्नरी लिगामेंट्स एज वेल, जो कि टीबिया है, टीबिया के ऊपर मेनिस्काई प्रेजेंट है एंड दोनों साइड से पेरिफेरीज ऑफ द मेनिस्काई से अटैच्ड है एंड गेट्स अटैच्ड विद द टीबिया, दोज आर कॉल्ड एज कॉर्नरी लिगामेंट्स। ऐसे हमने और भी लिगामेंट्स की बात करी थी उसमें। तो थिंग इज कि यहाँ पे हेयर वी कैन सी the thing that you need to remember here is during knee flexion there is posterior part of the menisci जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का फोर्स आ रहा है और we can say which can get deformed, and during knee extension there is anterior part of the menisci which get deformed or there is high amount of force। ये डिफॉर्म हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि डिफॉर्म फॉर्म में ही रहेगा। ऑफकोर्स जैसे ही फोर्स हटेगा इट विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन और नॉर्मल सिचुएशन, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कंप्लायंस, है ना? मैंने एक बार ये टर्म यूज़ किया है, द प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रक्चर्स like once they undergo some sort of deformation they can regain their shape, है ना? that property of those structures is called as compliance। ठीक है, तो likewise we can talk about the compliance or we can say that कि हमारा जो menisci है they are also highly compliant and they can also undergo high amount of deformation but again they can regain their normal शेप बैक, है ना? जैसे ही फोर्स हटता है वो वापस अपनी शेप वापस रिगेन कर लेता है। तो द थिंग दैट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड हियर इज ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन there is a high amount of force on the posterior menisci and during knee extension there is high amount of force on the anterior part of the menisci। now the question arises कि okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि ये जो फोर्सेस आ रहे हैं, मतलब हम जब नी फ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो दिस इज द एंटीरियर पार्ट, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट। here we can see this is the posterior part of the menisci and we can see this के peripheries पे the meniscus is really thick,
जैसे जैसे ही हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं, द मेनिस्कस बिकम्स थिनर, ठीक है। तो नाउ द थिंग इज कि नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द फोर्सेस विच आर बीइंग पुट बाय द फीमर ऑन द मेनिस्कस, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसका अपोजिट फोर्स, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ना, कि एक तो हमारा फीमर का फोर्स आ रहा है ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मेनिस्कस ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन, दिस वी नो, एंड इसको हमने नाम दे दिया फोर्स एफ एम, दैट इज फोर्स ऑफ फीमर ऑन मेनिस्कस, यहाँ पे फोर्स ऑफ फीमर ऑन मेनिस्कस। एंड इसी का रिजल्टेंट एंड अपोजिट एंड इक्वल फोर्स जो होगा दैट विल बी दिस वन, दैट इज द फोर्स ऑफ मेनिस्कस एंड फीमर। तो दोनों फोर्सेज जो है दे आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर एंड इक्वल इन वैल्यू, है ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो दिस इज हैपनिंग ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन, जहाँ पे फीमर इज पुटिंग फोर्स ऑन द मेनिस्कस एंड दैट वी आर कॉलिंग इट एज द फोर्स ऑफ फीमर ऑन मेनिस्कस, एंड इसी का अपोजिट फोर्स जो है दैट इज कॉल्ड एज द फोर्स ऑफ मेनिस्कस ऑन फीमर। Now the thing is कि we can divide these forces into components. The thing is कि हम इनको हर बार components में divide क्यों करते हैं? Components में divide करने से it becomes easier for us to understand or to study that structure even further ना। जैसे let's say अगर ये force अगर एक haphazard किसी भी एक direction में अगर ये force आ रहा है, तो इसको अगर हम x and y components हैं या even अगर z component के according along अगर हम इसको divide करते हैं components में, then it becomes easier for us to understand। तब हम बात कर सकते हैं about मे बी ट्रांसलेशन, मे बी रोलिंग की एंटीरियरली मूवमेंट हो रहा है या लैटरल मीडियल मूवमेंट हो रहा है या सुपीरियर इन्फीरियर मूवमेंट हो रहा है। वी कैन, तो ये जो मूवमेंट्स की हम बात करते हैं, ये हम बात करते हैं 3 डायमेंशंस के अकॉर्डिंग ना, बिकॉज इट बिकम्स ईजियर फॉर टू अंडरस्टैंड दैट कि मतलब या तो ये एंटीरियरली या फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर रहा होगा, या सुपीरियरली या इन्फीरियरली मूव कर रहा होगा, या लैटरली या मीडियली मूव कर रहा होगा। तो ये तीनों मूवमेंट्स की हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 3 डायमेंशंस, 3 जो हमारे एक्सिस है। तो इसलिए, लेकिन अगर ये हैफेजर किसी भी एक डायरेक्शन में अगर फोर्स है, इसको सिर्फ स्टडी हमें करना है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस। तो इसलिए वी हैव टू डिवाइड दीज फोर्सेज इनटू कंपोनेंट्स, ठीक है। एक होता है कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्स, जो कि यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स है या एक डायरेक्शन में फोर्स है, उसको हमने एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेज। दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड एज रेसोल्यूशन ऑफ फोर्सेज, जहाँ पे दो फोर्सेज अलग अलग डायरेक्शन में है एंड उसका हम रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाह रहे हैं, एंड दैट वी कैन डू बाय अगेन बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ना। तो दो अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे हमने उसमें बात करी थी किसमें, डेल्टॉइड, डेल्टॉइड का एंटीरियर फाइबर है एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड है। तो वी कैन से एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, जब तीनों फाइबर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इन दैट केस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर का जो कंबाइंड कॉन्ट्रैक्शन है, वो भी हमारा मिडिल फाइबर ऑफ डेल्टॉइड के अलॉन्ग ही काम करता है, एंड विच इवेंचुअली लीड्स टू एबडक्शन ऑफ द आर्म, ठीक है। तो वी कैन से कि दो अलग अलग डायरेक्शंस में अगर फोर्स है, तो वहाँ पे हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स किया, मतलब हमने उसको रिजॉल्व किया एंड वी केम अप विद अ रिजल्टेंट फोर्स, एंड हमें समझ आया कि उसका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। एंड अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्स, जहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स है किसी एक डायरेक्शन में, एंड नाउ वी नीड टू डिवाइड दिस फोर्स इनटू द एक्स कंपोनेंट एंड द वाई कंपोनेंट, है ना। ओके, तो नाउ द थिंग इज कि अगेन यहाँ पे हमारे जो ये जो फोर्सेस थे, हमारा फोर्स ऑफ फीमर ऑन मेनिस्कस, पोस्टीरियर मेनिस्कस बोल सकते हैं, है ना, एंड इसका रिजल्टेंट फोर्स जो है दैट इज द फोर्स ऑफ पोस्टीरियर मेनिस्कस एंड ऑन फीमर। तो नाउ वी नीड टू डिवाइड these फोर्सेस इनटू द एक्स एंड द वाई कंपोनेंट्स। तो वी कैन सी दिस कि हमारा ये फीमर जो है, फीमर इज लाइक दिस, है ना, एंड इस तरह से। तो वी कैन से ये दोनों हमारे एक्स कंपोनेंट है, मतलब ये V1, इसको हम नाम दे दिया V1 परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एंड ये दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है डाउनवर्ड्स, इसको हमने नाम दिया V2। लाइकवाइज हमने वाई कंपोनेंट में भी इसको डिवाइड किया, तो इसको हमने नाम दिया शेयर 1 विच इज़ डायरेक्टेड एंटीरियरली, एंड दूसरा फोर्स जो है उसका अपोजिट, उसको हमने नाम दिया शेयर 2 जो कि डायरेक्टेड है पोस्टीरियरली। तो ऑफकोर्स वी नो दिस कि V2 and shear 2 are parts of are the components of force of femur on meniscus, and the shear 1 and V1 are the forces or the components of the force of meniscus on femur। क्या हमें ये डायग्राम अभी तक क्लियर हुआ कि नहीं? मैं अभी तो बस ये जानना चाहता हूँ, are we clear with this diagram, and are we clear with the fact कि why the posterior, or we can say in this case the posterior part of the meniscus are getting affected during knee flexion, because यहाँ पे knee flexion की बात की जा रही है। during knee flexion we can see this कि posterior part of the meniscus is under you can say under compression or under force,
एंड वी कैन से कि यहाँ पे दो फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, फोर्स ऑफ फीमर ऑन मेनिस्कस एंड इसी का रिजल्टेंट एंड अपोजिट फोर्स दैट इज द फोर्स ऑफ मेनिस्कस ऑन फीमर। एंड दोनों फोर्सेस को हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है। क्या यहाँ तक हमें ये डायग्राम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? सर ठीक है, सादे आपको क्लियर हुआ? बाकी सबको? हीना, चैताली, वैशु, अदिति, ओके, हिताश्री आपको हुआ? ठीक है, ओके। नाउ द थिंग इज़ कि यहाँ पे जब हमने हमने इनको कंपोनेंट्स में जब हमने डिवाइड कर दिया है तो यहाँ पे हमने इनको नाम दे दिया, मतलब जो जो एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली डायरेक्टेड फोर्सेज है उनको हमने शेयर वन एंड शेयर टू फोर्स नाम दिया है। एंड वर्टिकल फोर्सेज जो है उसको हमने नाम दे दिया V1 एंड V2। Another thing is कि during knee flexion, again we can refer back to this diagram. During knee flexion, and of course during weight bearing knee flexion, we can see that there is anterior translation of femoral condyle, है ना? There is anterior translation of femoral condyle during knee flexion. So now we can see this कि knee flexion के time पे when the femoral condyle is translating anteriorly, can't we say कि that the shear one component or the shear one force which is a component of the force of meniscus on femur that can also contribute to the anterior translation of femoral condyle on stable tibia। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस चीज़ को, that can we say this that the shear one force जो है that is a component of this force, ना, that is the force of meniscus on femur, or we can say that is a reaction force of meniscus on femur। उसका जो y component है, or we can say the shear one component of this force that will contribute to the anterior translation of femoral condyle over stable tibia during knee flexion। Yes or no? यस ओके। एंड इसी का अपोजिट जो हमारे पास शेयर टू फोर्स है, शेयर टू फोर्स इज अगेन द वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स ऑफ फीमर ऑन मेनिस्कस, दैट इज द फोर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द डिस्टॉर्शन ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मेनिस्कस। तो हम ये तो बोल रहे हैं यहाँ पे ना कि हमने ये चीज़ याद तो कर लिया यहाँ पे कि देर इज डिफॉर्मेशन ऑफ द मेनिस्काई पोस्टीरियरली ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन, लेकिन कौन सा फोर्स है एग्जैक्टली विच इज लीडिंग टू द which is causing the posterior meniscal deformation? So that is actually the shear to force, and shear to force, or you can say the y component of the force vector which is the force of the femur on meniscus। तो femur on meniscus वाला जो force है इसका y component, or you can say इसका perpendicular component, or you can say the shear to component of this force, that is actually the force which leads to the distortion ऑफ द मेनिस्काई पोस्टीरियरली। जब तक ये फोर्स आ रहा है, एक बार नी फ्लेक्शन से हम वापस आ जाए तो ऑफकोर्स दिस फोर्स विल डिमिनिश, एंड उसके अलावा जो उसकी वजह से जो पोस्टीरियर मेनिस्कस जो होगा बिकॉज ऑफ इट्स कंप्लायंस, जो उसका कंप्लायंट प्रॉपर्टी जो होता है, बिकॉज ऑफ दैट इट विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन। तो हेयर वी कैन सी दिस कि इट इज़ दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट of the resultant force which actually leads to the deformation or the distortion of the posterior part of the menisci during knee flexion। Are we clear with this? Yes or no? ठीक है, यस सर ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ना आपको या तो कोई हाई, मतलब जो अच्छे क्वालिटी वाले जो एग्जाम्स होते हैं ना, आपको वहाँ पे ये सब चीज़ें मिलेंगी। आपको एसवी निर्ताल वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे दे माइट बी आस्किंग यू दिस कि विच कॉम्पोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स कैन बी ए कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर, ये आधे लोगों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आया कि पूछा क्या है इन्होंने। तो विच कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स on the knee joint can be the factor or can be the component which can lead to distortion of the posterior part of meniscus during knee flexion। तो here we must know, हमें बस एक डायग्राम दिमाग में रखना है, एंड वी मस्ट नो दिस कि द वाई कॉम्पोनेंट तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो, बट ऑप्शन में वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स ऑफ फीमर ऑन मेनिस्कस या शेयर टू कॉम्पोनेंट, या जिस तरह से भी उसमें नाम दिया हुआ ऑप्शन में, उस तरह से यू कैन कम अप विद द ऑप्शन, विद द आंसर, ठीक है। लेकिन द थिंग इज कि वी मस्ट नो दिस कि यहाँ पे चीज़ें काम कैसे कर रही है, कौन सा फोर्स है, एंड दिस इज एक्चुअल बायोमैकेनिक, दिस इज रियल बायोमैकेनिक्स, जहाँ पे हम फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्सेस विच आर लीडिंग टू सर्टेन काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन एंड ऑल दैट। तभी मुझे स्ट्रक्चर्स की बात करने में इतना मज़ा नहीं आता, बिकॉज वो तो हम एनाटॉमी में भी बात कर चुके हैं। ओके, तो
क्या हमें ये चीज़ क्लियर हुआ कि कौन सा फोर्स, मतलब शेयर वन फोर्स इज कंट्रीब्यूटिंग टू एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ femoral condyle during weight bearing knee flexion, and the shear to force it is leading to the distortion or deformation of the posterior meniscus during knee flexion. Yes or no? देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी है, शेयर टू कॉजेज डिफॉर्मेशन ऑफ द मेनिस्कस पोस्टीरियरली एंड शेयर वन इट असिस्ट इन फॉरवर्ड ग्लाइड ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन. ये एग्जैक्ट लाइंस मैंने नॉर्किन से उठा के डाली है यहाँ पे. ओके, एम आई क्लियर विद दिस? दिस इज हैपनिंग ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन. नाउ द थिंग इज कि इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ अ सिमिलर डायग्राम ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन, क्या आप बना सकते हो? नी एक्सटेंशन के टाइम पे अगर आपको सिमिलर डायग्राम बनाना है, क्या बना पाओगे? उस केस में हम पोस्टीरियर मेनिस्कस की जगह हमें एक एंटीरियर मेनिस्कस बनाना पड़ेगा. कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस चीज़ में मेरे से? नी एक्सटेंशन के टाइम पे हमें एंटीरियर मेनिस्कस बनाना पड़ेगा, नॉट द पोस्टीरियर मेनिस्कस. एंड उस केस में हमारा फीमर जो है इट हैज़ टू बी लाइक दिस था, हमें थोड़ा सा उसको एंटीरियरली शो करना पड़ेगा. एंड देन वी कैन टॉक अबाउट ऑल दीज फोर्सेस, लेकिन इस डायरेक्शन में. तो हमारा फोर्स सबको समझ आ रहा है मैं किस तरह से बता रहा हूँ? या मैं उसमें हाँ दिखाऊँ? हाँ ठीक है, डायग्राम तो बनाने की ज़रूरत नहीं है ना वाइट बोर्ड पे, है ना? तो मतलब सबको समझ आ रहा है. ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन हम बात करेंगे एंटीरियर मेनिस्कस की, एंड एंटीरियर मेनिस्कस के ऊपर हमारे सारे फोर्सेस आएंगे. एंड उस केस में हम we can talk about force of femur on meniscus and meniscus on femur, and we can divide those forces into components, and then we can talk about those forces. Okay, I guess we are all clear with these two slides. ये and ये वाला कि the structures, the forces passing through those structures and उनका components. The component of the forces or the tension through those structures which contribute to maybe translation of the articulating structures or maybe any kind of deformation or distortion of certain structures. ठीक है, तो वो कौन कौन से components है? This thing we must know. Now coming up to the flexion and extension of the knee joint. तो ओके, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि नॉर्मली वी नो दिस कि ऑलमोस्ट 135 डिग्री का रेंज ऑफ मोशन हमारा नी जॉइंट हम नॉर्मली देखते हैं. 130 to 140 बुक में दिया हुआ है. इफ़ अ पर्सन कम्स टू यू विथ पोस्ट TKR, है ना, या फिर अगर मैं टर्म यूज़ करूँ कंप्लीट नी आर्थ्रोप्लास्टी, वो भी सेम चीज़ है ना? कंप्लीट नी आर्थ्रोप्लास्टी इज द सेम थिंग, या फिर हम उसको कॉमनली बोलते हैं TKR, है ना? दैट इज़ टोटल नी रिप्लेसमेंट. तो थिंग इज़ कि टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद में हाउ मच, मतलब रिहैब जब उस पर्सन का हम कर रहे हैं, तो इन डैट केस हाउ मच डिग्री ऑफ रेंज ऑफ मोशन आर वी सपोज टू गेट फॉर नी फ्लेक्शन? मतलब कितना डिग्री ऑफ रेंज ऑफ मोशन जो है नी फ्लेक्शन का, वो पर्सन का वो नॉर्मल होना चाहिए विदाउट एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन, एनी काइंड ऑफ पेन, एनीथिंग. एंड उसके बाद में वी कैन जस्ट डिस्चार्ज अ पर्सन, मतलब हम पर्सन को फर्दर आगे में भी कुछ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स के लिए बोल सकते हैं, लेकिन वी कैन सेट द पर्सन फ्री टू परफॉर्म देयर एडियल्स. दैट इज़ 110 डिग्री. ठीक है, 110 डिग्री. ठीक है, 110 डिग्री का रेंज ऑफ मोशन फॉर नी फ्लेक्शन is the bare minimum range of motion that we are supposed to achieve. तो knee flexion अगर 110 डिग्री नहीं अचीव हो रहा है, तो in that case we need to perform, maybe we need to change any kind of protocol or something, but we need to achieve 110 degrees. हाँ, of course keeping in mind, मतलब common sense again, कि अगर कोई और स्ट्रक्चर अगर रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो इन डैट केस द पर्सन वॉन्ट बी एबल टू अचीव. बट अगर कीपिंग इन माइंड इफ द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर नॉर्मल, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं, एंड सिर्फ हमारा उस पर्सन का एक TKR सर्जरी हुई, तो इन डैट केस ऑफकोर्स दैट पर्सन हैज़ टू अचीव डिग्री ऑफ 110 डिग्री ऑफ रेंज ऑफ मोशन फॉर नी फ्लेक्शन. तभी वी कैन आस्क द पर्सन टू कम बैक टू देयर नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग. So okay, तो here we can see this कि normal activities में during normal gait we need to have 60 to 70 degree of range of motion. मतलब ये सब हमारा 110 डिग्री से कम ही है. For stair climbing and all that, sitting on a chair we need to have 90 degree of knee flexion range of motion. ये सब चीज़ें हमें पता है. And there is this knee hyper extension. तो knee normal extension अगर हम देखते हैं it comes to 0 degrees, है ना? And उसके बाद में there is a bit of hyper extension.
दैट कैन बी ऑफ 5 डिग्रीज। एक तो हमने देखा था नी के पास में जब हमने हमने नी के 3 डिग्री ऑफ रेंज ऑफ मोशन की बात करें ना, एक तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एबडक्शन रिडक्शन, एंड तीसरा क्या था, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, है ना, मीडियल एंड लैटरल टॉर्जन भी हम उसको बोलते हैं। तो द थिंग इज़ कि जब हम एडक्शन एबडक्शन की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक हमें फिजियोलॉजिकल वैल्गस देखने को मिलता है नी जॉइंट पे, है ना, हम एक नी जॉइंट पे फिजियोलॉजिकल नॉर्मल वैल्गस देखने को मिलेगा ना। तो इट मीन्स इफ़ वी हैव अ लुक एट द एंगल बिटवीन द फीमर एंड द टीबिया, तो इज इट सपोज टू बी मोर देन 180 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री? व्हाट डू यू थिंक? फिजियोलॉजिकल वैल्गस प्रेजेंट जस्ट द वे हमें जैसे एल्बो में देखने को मिलता है, एल्बो पे भी हमारा फिजियोलॉजिकल वैल्गस है ना, बिकॉज ऑफ दैट द डिस्टल स्ट्रक्चर्स आर अ बिट लैटरली फेसिंग। तो इन दिस केस अगर हमारे पास फिजियोलॉजिकल वैल्गस है एल्बो पे, तो इन दैट केस मीडियल साइड एंगल इज अ बिट मोर देन 180 डिग्री। 180 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा तभी तो हमारा ये फिजियोलॉजिकल वैल्गस हमें देखने को मिल रहा है। लाइकवाइज नी पे भी तो हमारा फिजियोलॉजिकल वैल्गस है। So it means that medial angle is supposed to be a bit more than 180 degree, the angle between the femur and the tibia. So it is normally supposed to be a bit, you can say, in 185 degree of placement. ठीक है, 185 degrees में present होता है, but of course if it is more than 185 degree, so in that case we can say the person has this genu valgus, है ना, genu valgum present है उस person में, या फिर we can say if it is less than 180 degree, तो in that case the person, we can say that the person has got genu varum. Okay, तो likewise एक तो वो चीज़ हो गई। likewise we can talk about knee flexion extension as well. तो knee extension के टाइम पे it is 0 degree, but there the person can bring the knee joint into a bit of hyper extension as well, and that is called as knee hyper extension, and here we can see that it can come to 5 degree of hyper extension. Now the thing is कि there is a condition जहाँ पे knee stays into hyper extension position, तो ये वाला position जो है ये मेंटेन रहता है नी पे, हाइपर एक्सटेंशन। एंड दिस कंडीशन ऑफ कोर्स वी नो दिस इज कॉल्ड एज जेनु रेकर्वेटम, है ना। जैसे हमने तो जेन्यू टर्म वी आर यूजिंग फॉर द नी, एंड वी कैन सी दैट दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज जेन्यू रेकर्वेटम। तो नाउ दिस कंडीशन कैन बी बिकॉज ऑफ वेरियस डिफरेंट रीजन्स। तो एक मोस्ट प्रेवलेंट रीज़न की अगर हम, मोस्ट कॉमन रीज़न की अगर हम बात करते हैं, दैट कैन बी ACL टीयर। तो अगर एक पर्सन में, एक इंडिविजुअल में ACL का टीयर है, so in that individual also, in that individual we can see that the person might be having genu recurvatum or hyper extension of the knee, because of course हमारा ACL का काम है excessive anterior translation of tibia को रोकना, है ना। एंड अगर ACL प्रेजेंटली नहीं है या ACL का टीयर हो गया है, तो देर इज दिस एक्सेसिव anterior translation of tibia which is leading to excessive amount of extension of the knee joint. So there can be excessive extension because of any kind of injury or because of any kind of tear of the ACL. That can be one of the contributing factors. इसके अलावा there can be weakness of quadriceps as well. Quadriceps का weakness can also be a potential reason for knee hyperextension. अब इसका रीज़न क्या है? Of course we know that मतलब आपका क्वेश्चन निकल के आएगा कि क्वाड्रिसेप्स जो है, क्वाड्रिसेप्स तो हमारा नी एक्सटेंशन करता है, तो अगर क्वाड्रिसेप्स का वीकनेस हो रहा है तो हाउ इज़ दैट लीडिंग टू हाइपर एक्सटेंशन? द आंसर टू डैट इज़ कि नी एक्सटेंशन के साथ में जो क्वाड्रिसेप मसल है, इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू हिप जॉइंट फ्लेक्शन एज वेल। यस और नो? कितने लोग इस पे एग्री कर रहे हैं मेरे से कि क्वाड्रिसेप जो है, क्वाड्रिसेप अलॉन्ग विथ नी एक्सटेंशन, it also contributes to knee joint flexion, hip joint flexion. We know this thing na? Yes, sir. Okay, so it means that now you can you can perform this action as well, कि अगर हमारा hip joint पे अगर flexion movement नहीं हो पा रहा है because of weakness of the quadriceps, don't you think कि हमारा hip joint पे it will come a bit into extended position, and थोड़ा सा अगर वो extension में आ रहा है, तो in that case of course अगर if the femur is in a bit of extended position, and if the person at the same time is bearing complete weight on the foot, or we can say if the foot is in complete this कौन सा stance phase, है ना, तो या फिर हम कह सकते हैं foot flat phase, है ना। तो in that case of course the knee joint is the one which is supposed to show the compensation, and knee पे hyper extension is bound to happen। हमारा ये फीमर था एंड ये टीबिया है। अब फीमर हैज़ कम इनटू अ बिट ऑफ एक्सटेंशन,
एंड टीबी अपनी जगह पे ही है, तो ऑफकोर्स नी जॉइंट पे हाइपर एक्सटेंशन तो हमें देखने को मिलेगा ना। नी को मूव मतलब टीबिया जो है, टीबिया तो मूव नहीं करेगा ना अलॉन्ग विथ फीमर। अगर टीबिया भी अलॉन्ग विथ फीमर मूव कर जाता है तो इन दैट केस द पर्सन वोंट बी एबल टू प्लेस देयर कंप्लीट प्लांटर साइड ऑफ द फुट ऑन द ग्राउंड। वो भी एक कंडीशन है, दैट इज सीटीवी, है ना। आपने आपने सीटीवी का केस देखा, सीटीवी का केस एडल्ट्स में, मतलब कोई कोई एडल्ट इंडिविजुअल जिसमें टाइमली मतलब चाइल्डहुड में इसको ट्रीट नहीं किया गया। मे बी मोस्टली हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिकली लो उस पर जो लोग होते हैं, तो इन डैट केस उनके पास इतना अवेयरनेस नहीं होता है, जितना वो मतलब उसका वो करते नहीं है। तो इन डैट केस आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा ऐसे, मतलब मैंने काफ़ी केसेस ऐसे देखे हैं जो रोड पे चल रहे हैं एंड मतलब एक पैर ठीक है लेकिन दूसरा पैर जो है दे आर यूजिंग देयर टोज ओनली टू वॉक। कोई देखा आपने केस ऐसा? दे आर जस्ट यूजिंग देयर टोज, सिर्फ टोज पे चल रहे हैं एंड तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज बिकॉज उनको सी टी वी प्रेजेंट है एंड सी टी वी को उन्होंने ट्रीट नहीं किया प्रॉपरली। तो इन दिस केस वी कैन सी दिस कि अगर अगर वैसा सिचुएशन है तो इन दैट केस वी कैन से कि वहाँ पे नी पे फ्लेक्शन नी पे एक्सटेंशन देखने को नहीं मिलेगा हमें। तो इन दैट केस बिकॉज उस टाइम पे कंपनसेशन हमारा एंकल पे प्रेजेंट है। क्या ये समझ आ रही है बात हमें? उस टाइम पे कंपनसेशन हमारा एंकल पे, एंकल हैज़ नाउ कम इनटू प्लांटर फ्लेक्शन इन केस ऑफ सीटीवी एंड उस केस में वी कैन से कि हमारा नी को कंपनसेशन शो करने की ज़रूरत नहीं है, नी कैन बी इन इट्स नॉर्मल पोजीशन। लेकिन यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि एंकल इज मूविंग परफेक्टली फाइन एंड हमारा हिप जॉइंट इज हैज़ कम इनटू अ बिट ऑफ एक्सटेंशन, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारे नी जॉइंट को शो करना पड़ेगा कंपनसेशन एंड नाउ द नी जॉइंट हैज़ टू कम इनटू हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन। ठीक है, तो दिस थिंग वी कैन अंडरस्टैंड इट। एंड इसके अलावा एक चीज़ और है, तो अगर हमें ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि देर इज़ दिस हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट, वट डू यू थिंक एंकल पे यहाँ पे अभी के टाइम पे कीपिंग इन माइंड दैट द पर्सन हैज़ प्लेस्ड हिज कंप्लीट फुट ऑन द ग्राउंड, तो इन दैट केस एंकल पे हमें कौन सा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सिफ्लेक्शन? व्हाट डू यू थिंक? डोंट यू थिंक यहाँ पे इट इज़, हाँ इट इज़ इन प्लांटर फ्लेक्शन पोजीशन। एंड प्लांटर फ्लेक्शन के लिए द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड प्लांटर फ्लेक्शन इज दैट द एंगल between the dorsum of the foot and the tibia, the shin of the tibia, that is increasing, है ना, ये इंक्रीज कर रहा है एंगल, तभी हमारा द फुट इज गोइंग इनटू प्लांटर फ्लेक्शन। तो ऑफ कोर्स इस पोजीशन इस पर्टिकुलर जेनु रेकरवेटम में या हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नी में we can see this that the angle between the shin of the tibia and the dorsum of the foot it is increasing, even though यहाँ पे जो कि हमारे माइंड में कंडीशन होकर रखा हुआ है कि सिर्फ फुट को ही मूव करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर जो टीबिया है वो पीछे मूव कर रहा है, बट इवेंचुअली हमारा एंगल जो है वो इंक्रीज कर रहा है ना। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे हमारा जो जो एंकल है इट इज़ गोइंग इनटू प्लांटर फ्लेक्शन पोजीशन, जहाँ पे द डिस्टल स्ट्रक्चर इज नॉट मूविंग बट द प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर्स आर मूविंग। तो यही सेम तरीका हमने बात करी थी पेल्विस में भी, जब हमने हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन की बात करी थी। तो उस टाइम पे हमने देखा था कि सिर्फ फीमर के ही आगे पीछे मूव करने से या राइट लेफ्ट मूव करने से या अंदर या बाहर मूव करने से फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन नहीं होता। पेल्विस के भी मूवमेंट करने से हमारा हिप जॉइंट पे मूवमेंट हमें देखने को मिलता है ना। तो पेल्विस अगर आगे मूव करता है तो चाहे हिप जॉइंट आगे मूव करे दैट इज ऑल्सो फ्लेक्शन, या पेल्विस अगर आगे की तरफ मूव करे दैट इज ऑल्सो हिप जॉइंट फ्लेक्शन। बट हमारा रीज़न, हमारा मतलब मोटिव ये होना चाहिए कि दैट या तो अगर फ्लेक्शन की हम बात करें तो ए एस आई एस मस्ट कम टूवर्ड्स द शाफ्ट ऑफ फीमर या शाफ्ट ऑफ फीमर मस्ट गो टूवर्ड्स द ए एस आई एस, दोनों को हम हिप फ्लेक्शन बोलेंगे। लाइकवाइज यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ देखने को मिल रही है दैट या तो ये एंगल की हम बात कर सकते हैं, एंगल बिटवीन द डॉर्सम ऑफ द फुट एंड द शिन ऑफ टीबिया, इफ इट इज इंक्रीजिंग तो दैट इज कॉल्ड एज प्लांटर फ्लेक्शन, और अगर ये एंगल डिक्रीज करेगा दैट इज कॉल्ड एज डॉर्सिफ्लेक्शन। डजंट मैटर कि प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर के मूव करने से ये हो रहा है या डिस्टल स्ट्रक्चर के मूव करने से हो रहा है, दोनों को हम प्लांटर फ्लेक्शन या डॉर्सिफ्लेक्शन हम बोलेंगे। एंड इन दिस केस जहाँ पे जेनु रेकरवेटम है, हमें ये समझ आ गया कि देयर माइट बी एनी काइंड ऑफ वीकनेस ऑफ द क्वाड्रिसेप्स, देयर माइट बी एनी काइंड ऑफ tear or absence, maybe absence of the ACL, because of which the ACL is the knee joint is coming into hyperextension. As a result of that हमारा ankle पे plantar flexion है, but as a result of that हमें अगर हम tendo achilles की बात करते हैं, of course there is a high amount of compressive force on the tendo achilles and we can say that there can be shortening of the
ऑफ द टेंडो एक्लिस एज वेल, मतलब एडेप्टिव शॉर्टनिंग हमें देखने को मिल सकती है ना कुछ टाइम के बाद में. ओके, आर वी क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ जेनुइनली कर्वेटम? Yes, sir. ठीक है. इसको इसको अब आप चाहो तो इसको आप किसी भी तरह से इसके साथ हम खेल सकते हैं, मतलब इन द सेंस पेशेंट के साथ नहीं खेलना है, कंसेप्ट के साथ खेलना है. मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कहीं से भी शुरू कर लो आप. लेट्स से अगर हम बोलते हैं लंबर स्पाइन में लॉर्डोसिस इंक्रीज है, द पर्सन इज इन स्टैंडिंग पोजीशन, वेट बेरिंग में है, एंड पर्सन इज नॉट गोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग, इट मीन्स दैट द पर्सन इज इन क्लोज चेन. ये सर नो, ये हम ना पूरी बायोमैकेनिक्स करने के बाद में ना एक बार पूरी चेन डिस्कस करेंगे, तब हमें समझ आएगा, तब हमारे सारे कंसेप्ट यूज़ हो जाएंगे इसमें, सर्वाइकल स्पाइन के एंड पूरा सब कुछ इसमें यूज़ हो जाएगा. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में है तो इन दैट केस पर्सन इज नॉट गोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग. तो इस केस में कैन बी से दैट कोई भी मूवमेंट अगर हमें लंबर स्पाइन में या कोई भी देखने को मिलेगी तो दैट विल बी इन अ क्लोज चेन. यस और नो? क्लोज Yes, चेन है sir. ना. ओके, नाउ द थिंग इज कि लेट्स से इफ अ पर्सन हैज इंक्रीज्ड, हम लंबर स्पाइन से स्टार्ट करते हैं, वी कैन स्टार्ट इट फ्रॉम हेड एज वेल. अगर पोक चिन हेड है अगर, है ना, मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग अगर है, मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं, मतलब फॉरवर्ड कहते हैं फॉरवर्ड प्लेस है ना, मतलब पोक चिन हेड अगर है, तो इन दैट केस देर इज दिस इंक्रीज्ड लॉर्डोसिस ऑन द सर्वाइकल स्पाइन. बिकॉज ऑफ दैट देर इज इंक्रीज काइफोसिस ऑन द थोरेसिक स्पाइन, जिसको हम अपर क्रॉस सिंड्रोम कहते हैं ना. शोल्डर्स ड्रूप, दैट शोल्डर ड्रूप नहीं, मतलब शोल्डर एंटीरियरली, मतलब क्या कहते हैं, राउंडेड शोल्डर्स है ना, फॉलिंग एंटीरियरली. एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज टाइटनेस ऑफ द पेक्टोरल्स एंड वीकनेस ऑफ द अपर बैक मसल्स, है ना. एंड विच इज लीडिंग टू इंक्रीज्ड काइफोसिस ऑफ द thoracic spine. Because of, as a result of that, there is increased lordosis of the lumbar spine. Increased lordosis है, तो क्लोज चेन में कोई बताएगा मेरे को, अगर इंक्रीज लॉर्डोसिस हम इंक्रीज करते हैं लंबर स्पाइन में, तो इन दैट केस पेल्विस गोज इनटू एंटीरियर टिल्ट, है ना. क्लोज चेन में वी आर नॉट बेंडिंग एनीवेयर, हम कहीं भी फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड नहीं कर रहे हैं. हेड अपनी जगह पे है, फीट अपनी जगह पे है. लंबर स्पाइन का लॉर्डोसिस हम इंक्रीज कर रहे हैं, द पेल्विस इज गोइंग इनटू एंटीरियर टिल्ट. कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस पे? हाँ, sir. ठीक है. ओके. Yes. Now okay, it is going into anterior tilt. So anterior tilting of this thing, and keeping in mind that the person has placed their मतलब feet into this thing, है ना. तो मतलब यहाँ पे अगर हम देख रहे, तो in this case we can see this कि we can see compensation on the distal structures as well. And because of that अगर हमारा हम hip joint की बात करते हैं, even though the thing is कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन देखने को मिलना चाहिए था हमें इन केस ऑफ एंटीरियर टिल्टिंग, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि देर इज़ वीकनेस ऑफ द क्वाड्रिसेप्स. एंड बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द क्वाड्रिसेप्स देर इज दिस एक्सटेंशन, मतलब देर इज डिक्रीज्ड फोर्स फॉर फ्लेक्शन ऑन द हिप जॉइंट. एंड बिकॉज ऑफ दैट now the hip joint has come into a bit of extension. And because of that we can see this kind of this compensation on the knee joint. Because of that there is hyperextension on the knee joint, and as a result of that there is plantar flexion on the ankle joint. And ये सारे जो बोनी जो क्या कहते हैं इसको कंपनसेशन जो हम देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन टॉक अबाउट कंपनसेशन इन द मसल्स एज वेल. कौन सी मसल वीकनेस में एंड कौन सी मसल टाइटनेस में जाने को हमें मतलब देखने को मिलती है हमें ना. तो वी कैन टॉक अबाउट दैट थिंग एज वेल. ओके, आर वी क्लियर विद दिस, द जेनुइनली कर्वेटम? Yes or no? Yes. Okay. Now coming up to this thing. Okay. Now coming up to the movements of the rotation of the tibia. तो okay. तो another the thing is कि यहाँ पे हमें बात करनी है, क्लास चीज़ है कपल्ड मूवमेंट, कपल्ड मोशन. इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे. तो ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज कि टीबिया हमने 3 डिग्री ऑफ रेंज ऑफ मोशन की बात करी जब हम when we were talking about knee movements: flexion, extension, adduction, abduction, and कौन सा internal external rotation. internal external rotation और medial और lateral torsion हम बोल सकते हैं knee joint पे. तो now the thing is कि this thing we must know कि knee flexion extension के साथ में there is this torsion as well that is happening. तो अभी हम इस पे आते हैं कि कौन सी बोन किस डायरेक्शन में टॉर्जन या किस डायरेक्शन में रोटेशन शो करते हैं, उस पर हम अभी आएंगे. लेकिन द थिंग इज कि वी मस्ट नो दिस कि अगर हम इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द रोटेशन और द टॉर्जन ऑफ द टीबिया,
तो in that case just remember this, that the axis of rotation of the tibia, it passes through the medial condyle and not through the lateral condyle. Okay, so it means that it is passing through the medial condyle, the axis, it is passing through the medial condyle, this one, and not through the lateral condyle. तो इसका मतलब है कि अगर अगर एक स्ट्रक्चर है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को लेके चलता हूँ, अब नाउ दिस स्ट्रक्चर, मैं ये बुक भी शेयर करना चाह रहा था सबसे, ये एक्चुअली कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ था, ये आई की कोई बुक है, मैं इसमें कुछ केस स्टडीज़ वगैरह का, आप चाहते हो मैं शेयर कर दूँगा ग्रुप में। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर इस स्ट्रक्चर को अगर हम इस तरह से मूव करें, अगर मैं बोलता हूँ कि एक्सिस जो है इट इज़ पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ से अगर एक्सिस पास कर रहा है, तो डोंट यू थिंक कि हमारा ये वाला पार्ट ऑफ दिस बुक विल रिमेन स्टेबल, एंड इस पॉइंट के अराउंड दिस पार्ट विल मूव लाइक दिस, है ना, ये वाला पार्ट हमारा मूव करेगा, रोटेशन शो करेगा अराउंड दिस एक्सिस। लेकिन अगर हम अमाउंट ऑफ मूवमेंट की बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ मूवमेंट इज़ वेरी वेरी लेस और वेरी मिनिमल इन दिस रीजन जहाँ पे एक्सिस प्रेजेंट है। यहाँ पे मे बी एट मैक्स हमें थोड़ा सा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मूवमेंट देखने को मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन मैक्सिमम मूवमेंट हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ऑन द डिस्टल मोस्ट पार्ट, दूसरा जो अपोजिट पार्ट होगा, वहाँ पे हमें मैक्सिमम मूवमेंट देखने को मिलेगा ऑफ रोटेशन। कितने लोग इस पे एग्री कर रहे हैं? जैसे हम एक फ़ैन की अगर बात करते हैं, फ़ैन अगर हम देखते हैं, फ़ैन जो सीलिंग फ़ैन होता है, सीलिंग फ़ैन का एक्सिस उसके सेंटर में है जहाँ पे मोटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, सब लोग इस पे एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सीलिंग फ़ैन का एक्सिस है ना, उसका सेंटर में प्रेजेंट है, तो जब वो सीलिंग फ़ैन घूम रहा है, तो इन डैट केस मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, जो उसके क्या कहते हैं, विंग्स है ना, विंग्स जो है, विंग्स का जो एंड मोस्ट पार्ट है वो मैक्सिमम एरिया कवर कर रहा है ना, मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन कवर कर रहा है। क्या उतना रेंज ऑफ मोशन हमारा सेंटर पार्ट कवर कर रहा है क्या फ़ैन का? नहीं, वो तो अपनी जगह पे ही है। यस और नो? इवन दो इट इज शोइंग द रोटेशन, बट रोटेशन अपने एक्सिस के अराउंड ही शो कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस तो डिस्टल मोस्ट पार्ट्स ऑफ द विंग्स ऑफ द फैन जो है वो कर रहे हैं ना। लाइकवाइज वी कैन से दिस कि जो एक्सिस है, एक्सिस इज पासिंग थ्रू द मीडियल कॉन्डाइल, तो इट मीन्स मैक्सिमम मूवमेंट या मैक्सिमम डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द अपोजिट, बाय द लैटरल कॉन्डाइल, एंड मैक्सिमम जो मूवमेंट होगा वो लैटरल कॉन्डाइल एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली शो करेगा, एंड मीडियल कॉन्डाइल जो है ये एट मैक्स थोड़ा सा एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली ट्रांसलेट कर सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं। एंड दैट इज बिकॉज द एक्सिस, the vertical axis for the torsion, the medial and the lateral torsion of the tibia, it passes through the medial condyle, and that is the reason why the maximum movement is seen in the lateral condyle and not in the medial one. Okay, keeping that in mind, now we are supposed to talk about the coupling motion of the knee joint. तो coupling motion का मतलब है, here we can talk about मतलब knee flexion extension के टाइम में, जैसे मैंने अभी बताया कि there is this axial rotation of maybe of the femur or maybe of the tibia, that depends whether the person is in weight bearing or in non weight bearing. अगर person weight bearing में है and weight bearing में person performs knee flexion extension, and we know that कि knee flexion extension के साथ में there is coupling, जहाँ पे knee flexion extension के साथ में हमें rotation भी देखने को मिल रहा है। तो it's something like this कि let's say ये टीबिया है एंड ये फीमर है, तो यहाँ पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन तो हो रहा है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है, लेकिन इसके साथ में देर इज रोटेशन एज वेल। तो देर इज दिस टाइप ऑफ रोटेशन हैपनिंग इन फ्लेक्शन एंड दिस टाइप ऑफ रोटेशन हैपनिंग इन एक्सटेंशन। कुछ इस टाइप का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग नी जॉइंट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। आर वी क्लियर विद दिस? अभी मैं इस पे आता हूँ कि कौन से डायरेक्शन में होगा, अभी मैंने वो उसकी बात नहीं करी है, लेकिन मैं अभी सिर्फ ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि अलॉन्ग विथ फ्लेक्शन एक्सटेंशन देर इज एक्सियल रोटेशन एज वेल, हमें एक्सियल रोटेशन भी देखने को मिलेगा दोनों बोन्स के बीच में, एंड अलॉन्ग विद दैट देर विल बी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। इसके साथ में एडक्शन एबडक्शन मूवमेंट भी होती है, मतलब ऑफकोर्स जो एबडक्शन जो स्लाइट वैल्गस है नी जॉइंट पे, it will decrease when the knee joint comes into flexion, and when the knee joint comes into complete extension the valgus increases, just like the way जैसे हम एल्बो में बात करते हैं, एल्बो में कंप्लीट एल्बो एक्सटेंशन में हमारा वी हैव गॉट मैक्सिमम वैल्गस, लेकिन जैसे ही हम एल्बो फ्लेक्शन करते हैं द डिस्टल पार्ट ऑफ द ह्यूमरस इट मूव्स अ बिट नीडली, तो डिस्टल पार्ट ऑफ ह्यूमरस थोड़ा सा मीडियल अंदर की तरफ मूव करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा वी कैन से जो वैल्गस प्रेजेंट था एल्बो पे,
it decreases with elbow flexion. Likewise in the knee joint as well, knee joint पे भी knee flexion के साथ में जो valgus है, physiological valgus जो है, it decreases with knee flexion. Okay, तो okay, now the thing is कि यहाँ पे हमें इतना समझ आ गया कि knee flexion extension के साथ में we can see coupling of adduction abduction and we can see coupling of axial rotation as well. तो knee flexion extension के साथ में यहाँ पे axial rotation भी हमें देखने को मिलेगा for sure. अब ये चीज़ है कि ये किस डायरेक्शन में होता है, तो जस्ट रिमेंबर दिस कि इसको ना इस तरह से रखो याद कि याद आप इसको कहीं पे नोट कर लो कि ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन आप एक बोन को लेके चलो, दूसरा बोन आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, बिकॉज अगर मैं दोनों बोन्स की बात करूँगा एक ही बारी में तो दैट विल बिकम कन्फ्यूजिंग. तो नी एक्सटेंशन के साथ आप टीबिया की रोटेशन को ध्यान में रखो, टीबिया किस डायरेक्शन में मूव करती है. तो नी एक्सटेंशन के टाइम पे देर इज़ लैटरल टीबियल टॉर्जन एंड नी फ्लेक्शन के टाइम पे देर इज़ मीडियल टीबियल टॉर्जन. बस इतना ध्यान रखो, आपको फीमर की मूवमेंट खुद ब खुद इसका अपोजिट कर देना है, आपको समझ आ जाएगा. मैं एग्जांपल देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इतना देखा कि नी एक्सटेंशन में देर इज़ लैटरल टीबियल टॉर्जन एंड नी फ्लेक्शन के टाइम पे देर इज़ मीडियल टीबियल टॉर्जन. एंड मैं टीबियल टॉर्जन मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, टीबियल टॉर्जन या टीबियल रोटेशन दोनों एक ही बात है ना. तो टीबियल तो इसका मतलब है कि टीबिया जो है वो लैटरली मूव करेगा इस डायरेक्शन में ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन एंड टीबिया इस डायरेक्शन में मूव करेगा इंटरनली मीडियली इन केस ऑफ नी फ्लेक्शन. या फिर इसका अपोजिट हम बोल सकते हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि इफ़ द टीबिया इज स्टेबल एंड इफ़ द फीमर इज मोबाइल, है ना, एंड दैट विल हैपन इन केस ऑफ वेट बेरिंग, है ना, जब पर्सन वेट बेरिंग में है, एंड इन दैट केस व्हेन द टीबिया इज स्टेबल एंड द फीमर इज मोबाइल, तो इन दैट केस ऑफकोर्स इसका अपोजिट होगा, दैट ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन देर इज मीडियल रोटेशन ऑफ द फीमर एंड ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन देर इज लैटरल रोटेशन ऑफ द फीमर. क्या हमें ये बात समझ आई? फीमर को ध्यान में मत रखो, फीमर की रोटेशंस को अभी हम नहीं देखते. जस्ट कीप इन माइंड द रोटेशंस ऑफ द टीबिया. अगर आपको टीबिया की रोटेशंस क्लियर है तो फीमर की रोटेशन को जस्ट आपको उसका अपोजिट करना. ऑफकोर्स या तो एक टाइम पे अगर टीबिया अगर लैटरल रोटेट कर रही है ना, तो इसका मतलब हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि फीमर इज रोटेटिंग मीडियली विद रिस्पेक्ट टू टीबिया. यस और नो? अगर एक बोन एक डायरेक्शन में मूव कर रही है दूसरे बोन के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब है अगर ये वाली बोन स्टेबल हो गई एंड ये वाली बोन मोबाइल हो गई, तो इसका मतलब ये वाली बोन ये वाली मूवमेंट शो कर, मतलब मैंने ये भी ज़्यादा कर दिया. मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर टीबिया जो है वो लैटरल रोटेशन अगर शो कर रही है ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन, एंड अब अगर हम बोलते हैं कि इफ़ द पर्सन कम्स इनटू वेट बेयरिंग, तो इन दैट केस टीबिया मूव नहीं करेगी एंड द फीमर विल शो द रोटेशन. तो इन दैट केस फीमर इज द वन विच इज़ सपोज टू शो मीडियल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन. यस और नो? आई थिंक इट इज़ क्लियर नहीं हुआ. समझ आया चैताली? ओके हाँ सर. ठीक है. तो इसमें मैं अगेन तभी मैं आपको ना फीमर की बात ज़्यादा नहीं करना चाह रहा, मैं टीबिया की बात ज़्यादा करना चाह रहा हूँ. बिकॉज अगर हमें टीबिया याद है तो फीमर पे हम खुद ब खुद आ जाएंगे. फीमर हमें खुद समझ आ जाएगा कि टीबिया का रोटेशन का अपोजिट हमें फीमर के रोटेशन की बात करनी है. तो नाउ द थिंग इज़ कि सिर्फ हम अभी टीबिया की बात करते हैं. तो ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन देर इज़ लैटरल टीबियल टॉर्जन एंड ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन देर इज़ मीडियल टीबियल टॉर्जन. एंड जब भी मैं टीबियल टॉर्जन की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स दैट द पर्सन इज इन वेट बेरिंग और इन नॉन वेट बेरिंग. टीबियल टॉर्जन की जब मैं बात कर रहा हूँ, टीबियल रोटेशंस नॉन वेट बेरिंग है ना. हाँ, तो द पर्सन इज इन नॉन वेट बेरिंग, तभी हम टीबियल रोटेशन की बात कर रहे हैं. बट ऑफकोर्स वी नो व्हेन द पर्सन कम्स इनटू वेट बेरिंग एंड अगर पर्सन स्क्वाटिंग करेगा तो इन दैट केस द पर्सन नी जॉइंट पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट करता है, तो इन दैट केस टीबिया रोटेशन शो नहीं करेगी एंड इन दैट केस फीमर इज द वन विच विल शो द कंपनसेशन या विच विल शो द रोटेशंस. ठीक है, नी फ्लेक्शन एंड नी एक्सटेंशन के टाइम पे. तो नी फ्लेक्शन के नी एक्सटेंशन के टाइम पे देर इज़ इंटरनल रोटेशन ऑफ द फीमर एंड नी फ्लेक्शन के टाइम पे देर इज़ लैटरल रोटेशन ऑफ द फीमर. लेकिन इसको याद रखने से बेटर है आप टीबिया की मूवमेंट्स को याद रखो. तो टीबिया का एग्जैक्टली अपोजिट मूवमेंट होगा हमारा फीमर का. तो ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन देर इज़ लैटरल टॉर्जन ऑफ द टीबिया और लैटरल रोटेशन ऑफ द टीबिया. यहाँ पे वी कैन सी दिस, हाँ, ये लैटरल रोटेशन ऑफ द टीबिया. एंड ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन देर इज मीडियल रोटेशन ऑफ द टीबिया और इंटरनल रोटेशन ऑफ द टीबिया. ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस थिंग? ओके. तो हमें ये चीज़ समझ आ गया कि मतलब एक तो वेट बेरिंग एंड नॉन वेट बेरिंग में कौन कौन सी बोन्स मूव करेगी.
एंड इसके अलावा टीबिया एंड फीमर के बीच में रोटेशन हमें किस टाइप का देखने को मिलता है, और वी कैन कॉल देम एज द कपलिंग मूवमेंट। इसी चीज़ को माइंड में रख के we can talk about the rotation and sorry, the locking and the unlocking of the knee joint. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दिस कि नी एक्सटेंशन, जब कंप्लीट नी एक्सटेंशन हम करते हैं, वी कैन से कि हमारा नी जो है दैट इज कम इनटू कंप्लीट लॉक्ड पोजीशन, है ना। द नी हैज़ कम इनटू कंप्लीट लॉक्ड पोजीशन व्हेन वी सी दैट द नी हैज़ कम इनटू कंप्लीट नी एक्सटेंडेड पोजीशन। तो इन दिस केस हमारा नी लॉकिंग के लिए देयर आर सर्टेन मसल्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल। तो मेजरली वी कैन से द वास्टस मीडियलिस। तो यू कैन इवन पैल्पेट इट एज वेल ना, कि जब हम नी एक्सटेंशन कर रहे हैं, जब हमने नी कंप्लीट एक्सटेंशन करके रखा हुआ है, तो इन दैट केस ऑफकोर्स द वास्ट द क्वाड्रिसेप्स में भी मेनली हमारा जो दैट इज द वास्टस मीडियलिस। क्या वास्टस मीडियलिस के भी अगर हम बात करते हैं, इसके दो फाइबर्स होते हैं ना, तो इसका कौन सा लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स एंड ऑब्लिक फाइबर्स। तो वी कैन से द ऑब्लिक फाइबर्स विच आर प्रेजेंट नियर द नी जॉइंट, those are the ones which go into contraction so as to hold the knee joint properly into a locked position or into an extended position. So we can say the vastus medialis is the muscle which provides locking of the knee joint, and on the contrary we can say we have got the popliteus muscle, which is the one which is responsible for unlocking of the knee joint, जो कि नी जॉइंट के अनलॉकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो थिंक इसकी जब हम अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट की बात करते हैं, वी नो दैट कि फीमर जो है, फीमर इज सपोज टू गो इनटू लैटरल रोटेशन, है ना। मतलब नी अनलॉकिंग के टाइम पे फीमर इज गोइंग इनटू लैटरल रोटेशन और द टीबिया इज गोइंग इनटू इंटरनल रोटेशन। मैं ऐसा करता हूँ क्लास के बाद में, या फिर किसी ने नोट किया क्या अभी ये चीज़ जो मैंने ये चीज़ बताई, टीबिया इज गोइंग इनटू दिस टाइप ऑफ रोटेशन एंड फीमर गोइंग इनटू दिस टाइप ऑफ रोटेशन, के किसी ने नोट किया? यस। ठीक है, साथी आपने नोट किया? ओके, आप एक बार ये ग्रुप में सेंड कर देना, टीबिया का एंड साथ में फीमर का भी, ठीक है। बस ये चार चीज़ें आप मतलब ये लिख के, ठीक है। टीबिया का नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन के टाइम पे, एंड फीमर का नी एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन के टाइम पे, मतलब कौन से रोटेशन में जा रहा है, ठीक है। तो अगर उस चीज़ को अगर हम ध्यान में रख रहे हैं, तो हमें ये चीज़ पता है कि नी फ्लेक्शन के टाइम पे द फीमर इज गोइंग इनटू लैटरल रोटेशन ना, फीमर इज गोइंग इनटू लैटरल रोटेशन ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन। एंड वी नो कि हमारा पॉप्लिटियस जो है, पॉप्लिटियस इज प्रेजेंट इन अ वे कि वो इट इज अटैच्ड टू द लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई द पॉप्लिटियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नी अनलॉकिंग और नी जस्ट टू इनिशिएट नी फ्लेक्शन, है ना। मतलब जस्ट हमारा कंप्लीट नी लॉक्ड पोजीशन में है, एंड वी जस्ट वांट टू ब्रिंग द नी इनटू फ्लेक्शन पोजीशन ना। मतलब कंप्लीट फ्लेक्शन के लिए पॉप्लिटियस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट जस्ट फ्रॉम ब्रिंगिंग इट इनटू फ्रॉम लॉक्ड पोजीशन इनटू अनलॉक्ड पोजीशन, या फिर उस लॉक को ब्रेक करने के लिए जो मसल रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द पॉप्लिटियस, बिकॉज इट इज अटैच्ड ऑन द लैटरल condyle of the femur, and the force transmission to the popliteus, it brings the femur into lateral rotation, and eventually the knee joint it starts coming into flexion. एक बार फ्लेक्शन में आके, तो उसके बाद में वी कैन से ऑफ कोर्स हमारी बाकी नी फ्लेक्सर्स है which take over and which eventually lead to the rest of the knee flexion. लेकिन majorly it is the popliteus which brings the knee joint from completely locked position to a bit of flexion or into the unlocked position. So we can say knee joint unlocking के लिए the major muscle responsible that is the popliteus, and knee joint locking के लिए the muscle that is responsible that is majorly the quadriceps का contraction होगा, तो नी कंप्लीट लॉक्ड पोजीशन में होगा, एंड उसमें भी मेजर मसल जो है दैट इज द वास्टस मीडियलिस या वास्टस मीडियलिस ऑब्लिक, वीएमओ जिसको हम बोलते हैं। दैट्स वाई वी से कि वीएमओ की स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वीएमओ इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द नी जॉइंट एंड मेंटेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ द नी जॉइंट। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में अगर इफ वी वांट टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द नी जॉइंट बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो मेजरली वी वांट द वीएमओ टू गेट स्ट्रेंथन, है ना। ओके, आर वी क्लियर विद दिस थिंग, नी लॉकिंग एंड नी अनलॉकिंग? ठीक है, इस चीज़ को अगेन थिंग इसकी ये हमें आपको अगर समझ आ भी गया, बट थिंग स्टिल जस्ट ट्राई दिस थिंग, मतलब ये आप खुद से करके देखो, मतलब आप नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन करो, एंड उस टाइम पे जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज दिस अगेन। इसको जितना विजुअलाइज करोगे उतना अच्छा है कि नी आपने कम्प्लीटली लॉक्ड रखा है, उस टाइम पे आपका वीएमओ कॉन्ट्रैक्टेड है, आपने नी को फ्लेक्शन में लेकर आया, तो आपका टीबिया किस रोटेशन में जा रहा होगा, फीमर कौन से रोटेशन में जा रहा होगा, एंड उसके अलावा पॉप्लिटियस किस तरह से काम कर रहा होगा, तो वो चीज़ आपको विजुअलाइज करनी है।
जितना विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होगा उतना ही बायोमैकेनिक्स स्ट्रांग होगी, वो चीज़ है। पॉप्लिटियस जो है, पॉप्लिटियस इज प्रेजेंट अबव द सोलियर लाइन ना, सोलियर लाइन इज प्रेजेंट ऑन द posterior पार्ट ऑफ टीबिया, याद है सबको, Yes, sir. जहाँ से हमारे सोलियस स्टार्ट होती है ना। उसके अलावा कौन सी, गैस्ट्रोनिमियस तो हमारे दोनों कॉन्डाइल से आती है, एंड तीसरी कौन सी होती है जो इंसर्ट करती है इनटू टेंटोक्लिस, प्लांटेरिस, है ना, यही है ना, Yes, sir. प्लांटेरिस है ना, सोलियस एंड गैस्ट्रोनिमियस। ओके, तो जो सोलियल लाइन है उसके ऊपर हमारे पास ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर जो रीजन प्रेजेंट है उसके ऊपर हमारा पॉप्लिटियस प्रेजेंट है, एंड इट इज़ द मसल विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ब्रिंग्स द नी जॉइंट इनटू अनलॉक्ड पोजीशन। एंड हाँ, ये चीज़ है कि द इवन दो, मतलब ये चीज़ है कि इवन दो द पॉप्लिटियस gets paralyzed, still we can say that the popliteus can contribute to knee unlocking, मतलब knee unlocking में popliteus still contributes. The reason for that is majorly, मतलब जब हम knee locking की बात करते हैं, the person is supposed to be in weight bearing position ना। देखो, जब पर्सन नॉन वेट बेरिंग में है, चाहे पर्सन सुपाइन लैंग पोजीशन में है, चाहे पर्सन प्रोन लैंग पोजीशन में है, तो इन दैट केस वी कैन से देर आर अदर फोर्सेज एज वेल विच कैन कंट्रीब्यूट टू द नी जॉइंट फ्लेक्शन, और वी कैन से विच कैन कंट्रीब्यूट, मतलब लेट्स से अगर इफ द पर्सन इज इन प्रोन लैंग पोजीशन, देर इज दिस gravitational force which is trying to push the knee forward, and of course the knee joint is coming into flexion. Likewise when the person is in supine lying position, तो उस केस में भी ग्रेविटेशनल फोर्स इज ट्राइंग टू ब्रिंग द नी इनटू फ्लेक्सिंग पोजीशन, जब अगर हमने लिफ्ट करके रखा हुआ है लेग को, तो बट जब पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो इन दैट केस बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वीएमओ, वी कैन से कि हमारा नी जो है इट इज इन लॉक्ड पोजीशन, एंड उस टाइम पे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है दैट इज ऑफ द पॉप्लिटियस टू ब्रिंग द नी फ्रॉम लॉक्ड टू अनलॉक्ड पोजीशन। एंड उस केस में जब हम नी को लॉकिंग से अनलॉकिंग में लाना चाह रहे हैं, तो इन डेट केस ऑफ कोर्स देयर आर दीज स्ट्रॉन्ग बोन्स, ये जो बोन्स है ये आपस में रोटेशन शो कर रही है, एंड बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ दीज बोन, मतलब हमारा टीबिया का रोटेशन अगर हुआ, मतलब नी हमारा स्लाइड फ्लेक्शन में आना शुरू हुआ, तो इन दैट केस टीबिया वेंट इनटू अ बिट ऑफ मीडियल टीबियल टॉर्शन और मीडियल रोटेशन। बिकॉज ऑफ दैट देर वॉज अ फोर्स विच ट्रांसमिटेड फ्रॉम थ्रू द पॉप्लिटियस, मतलब पॉप्लिटियस के थ्रू वो फोर्स ट्रांसमिट हुआ टूवर्ड्स द फीमर, एंड इवेंचुअली फीमर को वो लैटरल रोटेशन में लेकर आया, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ वी कैन सी कि हमारा नी जो है वो अब कंप्लीट लॉक से अ बिट ऑफ फ्लेक्शन और इनटू अनलॉक पोजीशन में हमारा नी जॉइंट आ गया। तो इट मीन्स कि इट डजंट नेसेसरली like there is no need of the popliteus to be actively contracting so as to act as knee joint unlocker. knee joint unlock अगर उसको करना है, तो इवन अगर popliteus paralyzed है, still it can contribute to the unlocking of the knee joint. ठीक है, are we clear with this? Because it acts majorly as force transmitter, and force transmission में help करेगा from tibia to femur, and eventually it will bring the femur into a bit of lateral rotation, and because of that now the tibia, now the bone, the knee joint will come into unlocked position. So we can say कि even though मतलब popliteus is acting as a knee joint unlocker, but there is no necessary need of the popliteus to be actively contracting. Even popliteus अगर paralyzed है, still it can provide unlocking of the knee joint, or it can still continue to be acting as a knee joint unlocker. Are we clear with this? यहाँ पे इसको रोक देते हैं बस। Yes, sir. ठीक है, काफ़ी कुछ डिस्कस करने के लिए था, स्लाइड्स हमने काफ़ी कम कवर करे, लेकिन डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ था इसमें। क्लियर हुआ? कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं? इसको ओके, आई जस्ट वांट कि इसको ना आप एक बार बुक से रेफ़र बैक करना, डेफिनेटली आप इसको बुक से रेफ़र करना, एंड एक बार आप बुक को वापस देखोगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि बुक से कुछ नहीं छूट रहा है। ठीक है, बुक की सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। ऑफकोर्स टेक्स्ट तो उतना नहीं है, टेक्स्ट तो बुक में बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंसेप्ट सारे बुक वाले इसमें हैं। ठीक है, तो दिस थिंग आई वांट यू डू। ठीक है, इसके साथ में हमारे, ठीक है, फिर हम ये कल कर लेते हैं। मसल्स की हमें बात करनी है, क्वाड्रिसेप्स लैग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद में मेजरली आई वांट टू टॉक अबाउट द पैटेलोफेमोरल। तो पैटेलोफेमोरल जॉइंट में हमारा ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैटेला का मूवमेंट किस तरह से हमें देखने को मिलता है, एंड कितना पार्ट ऑफ पैटेला कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द फीमर ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन एंड ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल नी फ्लेक्शन, इसको मैं बंद कर देता हूँ।
नी फ्लेक्शन एंड नी एक्सटेंशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैक्सिमल पटेलर स्टेबिलिटी किस में होता होगा, नी फ्लेक्शन में या नी एक्सटेंशन में? पटेला की मैक्सिमम स्टेबिलिटी किस में होती है, व्हाट डू यू थिंक? पटेला जो है, पटेला बोन जो है, पटेला बोन इज मैक्सिमली स्टेबल इन विच पोजीशन, कंप्लीट नी फ्लेक्शन और फ्लेक्शन एक्सटेंशन? फ्लेक्शन फ्लेक्शन, नी फ्लेक्शन ना, नी फ्लेक्शन में फ्लेक्शन में। है ना, हाँ। एंड नी फ्लेक्शन अगर आप करके देखोगे तो अगर आप पटेला को होल्ड करोगे तो यू कैन इवन इवन गेट होल्ड द पटेला। पटेला इतना, मतलब वहाँ पे हमने बात करी थी अबाउट इंटरकॉन्डलर फोसा ऑफ द फीमर। फीमर में वी हैव गॉट इंटरकॉन्डलर फोसा, एंड मैंने बोला था कि इस टाइप के जॉइंट को हम बोलते हैं सेलर जॉइंट, है ना। सेल, एस सी डबल एल ए, क्या बोलते हैं, एस सी डबल एल ए आर या एस सी डबल एल ई, सेले, है ना, सेले, ऐसा कुछ टर्म यूज़ करते हैं। बाइकॉन्डलर जॉइंट जो होता है, मैंने कल टर्म यूज़ किया था, मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ। सेले या सेलर ऐसे कुछ टर्म यूज़ करते हैं। मतलब बाइकॉन्डलर टाइप ऑफ जॉइंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है जहाँ पे जैसे हम जी एच जॉइंट की बात कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर जो है वो दैट इज़ कम्प्लीटली कॉन्वेक्स एंड अदर स्ट्रक्चर इज़ कम्प्लीटली कॉनकेव। एंड अनदर टाइप ऑफ जॉइंट जहाँ पे एक स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर जो है दोनों दोनों बाय कॉनकेव एंड बाय, मतलब वो है, मतलब एक कॉनकेविटी है एंड दो कॉन्वेक्सिटी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल नी जॉइंट, फॉर एग्जांपल एल्बो जॉइंट, एल्बो में भी हमारा दो कॉन्वेक्सिटी है, कॉन्डाइल्स ऑफ ह्यूमरस एंड एक कॉन्केविटी है। तो इसमें मैं कह रहा था, क्या कह रहा था मैं बस सिंह, हाँ, व्हेन द नी कम्स इनटू फ्लेक्शन, कंप्लीट फ्लेक्शन, तो इन दैट केस द पटेला, एक तो इट मूव्स इन्फीरियरली एंड इवेंचुअली इन्फीरियरली मूव करते करते ये हमारा इंटर कॉन्डाइलर फोसा अगर है तो दोनों कॉन्डाइल्स और फीमर के बीच में ये फोसा प्रेजेंट है। तो द पटेला कम्स डाउन एंड इट गोज इन, इट फिट्स इनटू द इंटरकॉर्नल फोसा, मतलब वो दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में फोसा में फिट हो जाता है अंदर की तरफ। एंड दैट इज़ द रीज़न कि कंप्लीट नी एक्सटेंशन के टाइम पे वी कांट इवन, सॉरी, नी कंप्लीट नी फ्लेक्शन के टाइम पे वी कांट इवन गेट होल्ड ऑफ द पटेला। हम पटेला को होल्ड भी नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे, बिकॉज पटेला कंप्लीटली हमारा फिक्स हो जाता है इनसाइड द इंटरकॉन्डलर फोसा। तो इट मीन्स ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन, इतना तो हमें पता है सबको कि नी एक्सटेंशन के टाइम पे पटेला मूव्स सुपीरियरली एंड नी फ्लेक्शन के टाइम पे पटेला मूव्स इन्फीरियरली। इसके साथ में यू मस्ट नो दिस थिंग एज वेल कि पटेला जब इन्फीरियरली मूव कर रहा है ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन, अलॉन्ग विद इन्फीरियर मूवमेंट पटेला इज मूविंग बैकवर्ड्स एज वेल। यस ना, बिकॉज पटेला जब इन्फीरियरली मूव कर रहा है इवेंचुअली इट इज गोइंग इनटू द डीपर इंटरकॉन्डलर फोसा एज वेल ना। तो ये इंटरकॉन्डलर फोसा है, पटेला ऊपर से नीचे मूव कर रहा है तो ये अंदर की तरफ भी तो मूव कर रहा है ना, और वी कैन से बैकवर्ड्स भी तो मूव कर रहा है पटेला। कितने लोग इस पर एग्री करेंगे? यस। ठीक है, आई थिंक बाकी लोगों को समझ नहीं आया या आ गया? देर इज दिस बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द पटेला एज वेल ना। नी कंप्लीटली एक्सटेंडेड है, पटेला इज प्रेजेंट सुपीरियरली, एंड इसके अलावा पटेला इज प्रेजेंट सुपरफिशियली एज वेल, सुपीरियरली एंड सुपरफिशियली दोनों चीज़ें होंगी ना। एंड तभी दैट्स व्हाई वी कैन इजीली पैल्पेट द पटेला इन कंप्लीट एक्सटेंडेड पोजीशन। लेकिन जब हम इसको फ्लेक्शन में लेकर जा रहे हैं तो जितना जितना हम फ्लेक्शन में लेके जाएंगे या जितना हम देखेंगे पटेला इन्फीरियरली मूव करता है, उतना वी कैन सी द डेप्थ ऑफ द इंटरकॉन्डलर फोसा इन द फीमर, उसकी डेप्थ जो है वो उतना इंक्रीज होता जाएगा ना। मतलब डेप्थ ऑफ द इंटरकॉन्डलर फोसा सुपीरियरली बहुत शैलो है लेकिन इन्फीरियरली काफ़ी डीप हो जाता है, एंड जितना डीप हो जाएगा उतना ही हमारा पटेला उसके अंदर जाके फिक्स हो जाएगा, एंड उसके बाद में भी कांट पैल्पेट द पटेला। तो इट मीन्स दैट इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स विच कैन कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी ऑफ द पटेला ड्यूरिंग नी फ्लेक्शन। तो इसकी भी हम कल बात कर लेंगे। एंड इसके अलावा आई जस्ट वांट यू गाइस, एक लास्ट चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि आप सब ना एक रेशियो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज इंसॉल साल्वेटी रेशियो। किसी ने सुना है इसके बारे में? कल टेस्ट में क्वेश्चन भी आया था, बट हम पढ़ेंगे आज इसके बारे में। कल टेस्ट में क्वेश्चन, एमसीक्यू टेस्ट पटेला में क्वेश्चन। टेंडन का रेशियो विद पटेला का लेंथ। हाँ एग्जैक्टली, है ना, पटेला टेंडन का रेशियो विद द लेंथ ऑफ द पटेला। आई जस्ट वांट कि आप सब लोग ना एक बार इस रेशियो के बारे में देखना। द रेशियो इज ओके, INSALL SALVATI and INDEX, ठीक है, ये है, ठीक है। जस्ट इस रेशियो के बारे में आप लोग पढ़ना, इससे पढ़ लो, जो ये जो PDF है, या फिर नेट से पढ़ लो कहीं पे भी, एंड जस्ट हैव अ लुक कि किस तरह से इस रेशियो के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से पटेला की स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है या पटेला की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। किस तरह से ये रेशियो अफेक्ट करता है, ये रेशियो के बारे में आप देखना।
एंड डेफिनेटली दिस रेशियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल इन द फ्यूचर, ठीक है। एंड आई थिंक पटेला ऑल्टा एंड पटेला बाजा आप सबने टर्म सुना होगा ना, पटेला पटेला मतलब दैट इज़ एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द इन द प्लेसमेंट ऑफ द पटेला। तो चलो ये सब हम कल बात कर लेंगे इन सब चीज़ों की। तो उसके बाद में विल बी डन विथ द पटेला। तो पटेला की मूवमेंट्स एंड ये सब काफ़ी कुछ है, लेकिन विल ट्राई टू कवर इट इन टुमारोज क्लास, ठीक है। तो इसको हम कल कवर कर लेंगे एंड देन विल बी स्टार्टिंग विथ दैट थिंग द ऑर्थो। ओके, तो लेट्स वाइंड अप। कोई डाउट अभी तक जितना हमने अभी तक किया कवर? इसको रिवाइज़ करना, मैं अगेन हर क्लास में बोल रहा हूँ, इसको रिवाइज़ करो। रिवाइज़ करना मतलब मैक्सिमम 15 मिनट, उससे ऊपर तो होगा ही नहीं। जितना हमने पढ़ा, कितने हमने गिनती की 5-6 स्लाइड्स पढ़ी है आज में, तो उसको बस एक बार देख भी लोगे ऊपर से, दैट इज़ मोर देन इनफ। इवन बातें करते करते आप उसको एक बार पढ़ लो ऊपर से, दैट इज़ सफिशिएंट, ठीक है। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? चलो ठीक है, देन लेट्स वाइंड अप। थैंक यू एवरीवन। Thank you, तो sir. सर Thank you, sir. थैंक यू सर ओके Thank you, sir. ओके, थैंक यू।